ओम शांति। अच्छा, टाइम तो 6 बजे है ना, तो मैं समझता हूँ चाय पी के तो आए होंगे सब लोग, लेकिन लग नहीं रहा है। तो ऐसा करेंगे, पहले चाय पिलाएं आप लोगों को, तो थोड़ी ऊर्जा आएगी ना। ठीक है। हम अगले 1-1.5 घंटा आपके साथ रहने वाले हैं। तो दिक्कत क्या है कि आज के दौर में सुनाना आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। तो किसके लिए चैलेंजिंग है? मेरे लिए, आपके लिए? मेरे लिए चैलेंजिंग है ना। हाँ, तो अगला 1-1.5 घंटा जो हम साथ में बिताएंगे, मैं चाहता हूं कि आप जब इस हॉल के दरवाजे से बाहर निकलें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। केवल एक कोई बात जो जीवन को बदल दे, वो अगर आप अपने साथ लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जीवन बदल सकता है। आज से 25 साल पहले आप ही की तरह मुझे भी कोई निमंत्रण देकर इसी तरह की सभा में बुला के लेके गए। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, लेकिन 1-2 चीज़ें जो समझ में आई, उन 2 बातों के कारण आज हम आपके सामने हैं। 2 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि लोग आते जाते रहेंगे। मन की एक आदत है, बड़ा चंचल है ये, एक स्थान पे टिक नहीं सकता है। कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कभी उस डाल तो कभी किस और डाल, घूमता रहता है। शरीर से आपको एक जगह बिठा देगा, लेकिन खुद नहीं बैठेगा। तो जैसे बहन जी बता रही थी कि एक स्थिर मन जो है वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। ऑलरेडी अगर हमारा मन डिस्टर्ब है तो कोई परिस्थिति आ गई तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। या हाँ या ना, कुछ तो जवाब दीजिए। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, पीछे तक सब मेरे को देख पा रहे हैं? मेरा चेहरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, नहीं तो मैं खड़ा हो जाऊं। खड़ा हो जाऊं मैं, या बैठने से ठीक है? क्योंकि क्या है कि बैठने से क्या हो जाता है, लोग धीरे धीरे उनका शटर डाउन हो जाता है। शटर माने ये जो 2 आंखें हैं ना, ये डाउन हो जाता है। तो मुझे क्या है, मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे कॉन्स्टिपेशन वाले फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कम्युनिकेशन बायलैटरल हो, 2 तरफा अगर बात हो ना तो बात बनती है। क्योंकि मैं आपको समझ पाऊंगा, आप मुझे समझ पाएंगे, तो अच्छा लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। मेरी दिक्कत पहली ये है कि मैं सवाल बहुत पूछता हूं, और सवाल ऐसा बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि जो अलग प्लेनेट का हो कि आपको समझ में नहीं आए। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आपके साथ बात करूंगा, जिसे आप बड़ी आसानी से समझ पाएं। बस सिर्फ एक छोटी सी विनती है, आपने ध्यान से मुझे सुनना है। आप ध्यान से सुनेंगे तो छोटे बच्चे जो हैं वो भी उस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। आप तो काफी मैच्योर हैं। ठीक है, तो रेडी हैं आप? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? जोर से हाँ। तो ये जोर से जब आप बोलते हैं ना, तो मुझे लगता नहीं सब जागे हुए ही हैं। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। उसका कारण ये है कि मेरे को करीबन 25 साल हुए काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए, और काउंसलिंग के फील्ड में एक चीज की विशेषता है कि ये जो समाज है, इसकी एक्चुअल पिक्चर देखने को मिलती है, जो आपको कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। इसलिए हम लोगों से अपने भीतर चलने वाला जो द्वंद है, जो समस्या है, परेशानी है, वो शेयर नहीं करते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे अच्छा इनका बच्चा ऐसा है, अच्छा इनके हस्बैंड ऐसे हैं, अच्छा इनकी पत्नी ऐसी है। तो वो लज्जा के मारे, शर्म के मारे अपनी जो बात है वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन काउंसलर से कभी भी अपने मन की बात छिपाते नहीं हैं। आज मैं आपको वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैंने एमबीए किया स्ट्रेस मैनेजमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट में किया। तो क्राइसिस माना जीवन में आने वाली समस्याएं। 2 साल 2.5 साल में हमने जो सीखा वो मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, सिखाऊंगा भी नहीं। मैं आपको वो सिखाऊंगा, वो समझाऊंगा जो आपके दैनिक जीवन में चल रहा है, रोजमर्रा के जीवन में चल रहा है। बस सिर्फ आपने ध्यान देना है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोतवाल साहब को कैसे मालूम कि हमारे जीवन में यही समस्या चल रही है।
आपको खुद लगेगा कि इनको कैसे पता कि हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, क्योंकि जो समस्याएं हैं ना उसकी एनाटॉमी एक जैसी ही है, रंग रूप थोड़ा सा अलग है, उत्पत्ति का जो सोर्स है वो भी एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। बस ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है जी। पहला सवाल पूछूं? इजाजत देते हैं आप सवाल पूछने की? पूछूं? हाँ या ना? हाँ, ऊंची आवाज में बोलेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि मैं एक क्रिकेट ग्राउंड पे खड़ा हूं बैट लेकर के, और मैं शाहिद अफरीदी हूं पाकिस्तान से, ठीक है, और आप एक इंडियन बॉलर हैं। क्या हैं आप? इंडियन बॉलर हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप जो पहली गेंद मुझ पे फेंकेंगे, अपनी कला का भरपूर उपयोग करके फेंकेंगे कि मुझे पहली ही बॉल पे इसको निपटाना है? हाँ या ना? हाँ ना? तो आपने अपनी कला का भरपूर उपयोग किया और पहली गेंद मेरे पे फेंकी। मान लीजिए मैं आउट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? गिव अप करेंगे या फिर दूसरी अच्छी वाली बॉल डालेंगे? क्या करेंगे? दूसरी डालेंगे। पहली जैसी डालेंगे, पहले से बेहतर? पहले से बेहतर। मान लीजिए फिर भी मैं नहीं निपटा, फिर भी मैं आउट नहीं हुआ, तो अब आप छोड़ देंगे मुझे या फिर तीसरी गेंद फेंकेंगे? तीसरी गेंद फेंकेंगे। मान लीजिए मैं तीसरी गेंद पे भी आउट नहीं होता हूं, तो आप गिव अप करेंगे या वापस चौथी फेंकेंगे? चौथी फेंकेंगे। आखिरी सवाल, ये काम आप कब तक करेंगे? जोर से बोलना, कब तक करेंगे? जब तक मैं, ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद। जिंदगी भी आपके साथ ऐसा ही कुछ करेगी जो आपने मेरे साथ किया। एक से बढ़कर एक बॉल आपके ऊपर फेंकेगी, और तब तक फेंकेगी जब तक, ऐसा ही होता है ना। इसलिए कई बार आपका अनुभव है कि एक समस्या निपटाई नहीं तो दूसरी दो खड़ी हो गई, उनका समाधान अभी तक पूरा हुआ नहीं कि तीसरी खड़ी हुई। और कई लोगों को आपने, अनुभवी लोगों को, 60-70 साल की उम्र के लोगों को देखा हुआ होगा ये सुनते हुए कि मैंने जीवन भर सिर्फ संघर्ष ही देखा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जीवन का काम है बस यही, आपके ऊपर एक से बढ़कर एक बॉल फेंकनी, और तब तक फेंकता रहेगा जीवन जब तक आप आउट नहीं हो जाते। और जब फिर बॉल लगती है ना, तो कभी नाक टूटती है, कभी दांत टूटते हैं, कभी माथा फूटता है, कभी बाजू पे लगती, घुटनों पे लगती है। और जब बॉल लगती है तो फिर मन में क्या विचार आता है? क्रिकेट गेम ही खराब है, ये गृहस्थ जीवन ही बड़ा दुखद जीवन है, यहां समस्याओं का ये बवंडर है, समुद्र है, एक निपटाई नहीं तो दूसरी। वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। आपको खेलना नहीं आता, आप सिर्फ बैट लेके पिच पे उतर गए हैं। अब जब बॉल लग रही है, आपके पास खेलने की कला ना होने की वजह से आपको लगता है कि क्रिकेट गेम ही खराब है, जबकि क्रिकेट गेम खराब नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर अगर बैटिंग करता हो, फिर दुनिया का कोई भी बॉलर आ जाए, फर्क पड़ता है? शोएब अख्तर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर था, लेकिन मुझे एक ही इंसान से डर लगता था। वो कौन था? है ना? क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है वो भरपूर तैयारी करके पिच के मैदान पे उतरता था। एक इंटरव्यूअर ने सचिन तेंदुलकर जी से पूछा कि मान लीजिए अगर आज आपने डबल सेंचुरी लगाई, तो कल सुबह भी आप 4 बजे जो है ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करते हैं? बोला इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सिंगल सेंचुरी लगाई, डबल लगाई, कल लगाई, कब भी लगाई, मैं अगले दिन आप सुबह मुझे पिच पे देखेंगे। प्रैक्टिस, क्या? प्रैक्टिस। तो एक छोटी सी लाइन आपको बताता हूं, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां बड़ी नहीं हैं, हमारी तैयारी बहुत छोटी है। और सबसे पहली गलती, बैट लेके पिच पे आके खड़े हो गए, इस दुनिया में आ गए, बैट लेकर, जीवन लेकर के इस दुनिया में आ गए, तैयारी कभी की नहीं, और अब बॉलें लग रही है तो क्या हो रहा है? मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ढंग की पत्नी नहीं मिली, मेरे को ढंग का पति नहीं मिला, मेरे को ढंग की सास नहीं मिली, मेरे को ढंग के बच्चे नहीं मिले। कई माताएं हमको कहती हैं कि हम भगवान से कभी कभी पूछते हैं कि भगवान
लोगों के बच्चों को देखती हूँ तो कितने अच्छे हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, और अपनों को देखती हूँ तो ऐसा लगता कि जैसे चुन चुन के हमारे यहाँ भेजे हैं। बहनें कहती हैं दूसरों के पति को मैं देखती हूँ कितना प्यार करता है अपनी पत्नी को, मेरे वाले को न जाने क्या परेशानी है मुझसे है। पति कहता है कि मैं जब लोगों के दोस्तों की पत्नियों को देखता हूं कितनी आज्ञाकारी है, मैंने न जाने कौन से कर्म किए थे जो तुमसे पाला पड़ गया। वो भी कहती है कि बच्चों की वजह से टिकी हूं, नहीं तो कब की। ये प्राचीन धमकी है, ये हर औरत अपने पति को देती है। आपको तो शायद नहीं दी होगी ना कभी। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को 1108 बार कहा बच्चों की वजह से मैं टिकी हूं, नहीं तो कब की निकल गई होती। गई नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि वो 0G वाली लेडी थी, आजकल 3G 4G वाली है। वो आपको कहने से पहले निकल जाएंगी। आपको मैं सरप्राइजिंग पार्ट बताता हूं। अब आज दोपहर को आज 3-4 कॉल आए, काउंसलिंग कॉल्स, ठीक है। फेस टू फेस भी करते हैं और टेलीफोनिक काउंसलिंग भी करते हैं। तो 1-2:30 बजे फोन आया मेरे पे। ये फोन था गुजरात से। एक लेडी का फोन आया, उसने कहा कि मैं मेरे भाई से बहुत परेशान हूं, उसका डिवोर्स हो चुका है, उसकी पत्नी घर छोड़ करके चली गई। देखो कितना बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। अब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना। अगर आपके पास आर्ट नहीं है तो मैं कहता हूं शादीशुदा जीवन से बढ़कर और कोई तकलीफदायी जीवन हो ही नहीं सकता, अगर आपके पास आर्ट नहीं है तो मैंने कहा क्या हुआ। तो कहते हैं वो आज से 8 साल पहले जो है घर छोड़ करके चली गई है, ठीक है। और ये जो है इनकी सेकंड मैरिज थी, मेरे भाई की सेकंड मैरिज थी, ठीक है। अब आलम ये है कि हम इसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तू तीसरी शादी कर ले। बहन जी हंस रहे हैं ना। यस, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको कि तू तीसरी शादी कर ले। 8 साल हो चुका, उसको चली गई। और मैं सच कह रहा हूं, उसने मुझे बताया कि जो औरत इसको छोड़ के चली गई है उसने चौथी शादी की है इसके बाद। इससे पहले उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। आई स्वेयर, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और उसका 4 साल का बच्चा है। अब आप मुझे बताइए उसको काउंसलिंग में मैं क्या ज्ञान दूंगा। हैदराबाद से एक कॉल आया था थोड़े दिन पहले, उसने कहा मेरी 4 शादियां हुई हैं। पहली वाली जो थी वो मजबूरी से मेरी शादी करवाई थी, वो चली गई। दूसरी मैंने लव मैरिज की, वो भी चली गई। तीसरी मुझे सबने मार पीट करके जो है मुसलमान बना लिया, तीसरी मैंने कर ली। और चौथी भी टर्मिनल पे खड़ी है। मुझे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैंने मजाक में पूछा कि बगल में कोई नदी है क्या, डूब मरो। इससे ज्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं। औरतें बदलने से, पुरुष बदलने से, घर बदलने से, स्थान बदलने से आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। आदतें बदलने की जरूरत है। क्यों? हम अपनी आदतों की वजह से दुखी हैं। कुछ मानसिकताएं आपने दूसरों के लिए जो बनाई हैं, वो मानसिकताएं जो है हमारे दुख का कारण है। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, सुनने जैसा केस है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको जीवन में कभी भी इस प्रकार का दृश्य देखने को ना मिले। लेकिन मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डाटा है, वो झूठा नहीं है, अनुभव का डाटा है। सही है? तो मैं हर वर्ग को टच करूंगा, बच्चों को भी करूंगा, जवान को भी करूंगा, बूढ़े को भी टच करूंगा, सबको टच करूंगा। और वो प्रैक्टिकली सीन जो मैं देख रहा हूं वो आपके सामने रखूंगा। एक बैंक मैनेजर थोड़े दिन पहले मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मेरी इकलौती बेटी 19 साल की है। मेरी इकलौती बेटी 19 साल की है और 52 साल के शादीशुदा व्यक्ति के साथ उसका प्रेम हो चुका है। अब कितना भी हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और समाज में मेरी इज्जत का बिल्कुल दिवाला निकल चुका। मैं बहुत परेशान हूं, ना मैं सुसाइड कर सकता हूं, ना मैं इस समस्या का सोल्यूशन पा सकता हूं। कोतवाल साहब प्लीज कुछ कीजिए। मैंने कहा मैं आपकी बेटी से मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा वो कभी भी यहां नहीं आएगी आपके पास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके घर पे आ जाता हूं। मैं घर पे गया, ध्यान से सुनना। जब मैं घर पे गया, अब इस सिचुएशन को देखिए, आप कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपको सोल्यूशन ही नहीं आपको समझना है। आपका टोटल टॉप फ्लोर फ्रीज हो जाएगा, मतलब जाम हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा।
अगर यहां से मैं आपसे आइडिया पूछूं ना, एक से बढ़कर एक आइडिया देंगे आप, लेकिन जब समस्या आएगी ना तो टोटल दिमाग फ्रीज, टोटल वायलेंट हो जाते हैं। हमको खुद ही समझ नहीं आती है कि हम हैं क्या। मैं गया उस बच्चे के पास, 19 साल की लड़की है, 19-20 साल उसकी उम्र होगी। मैं बीच बीच में आपको हंसाता भी रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हल्के मिलेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हल्के मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ कुछ समस्याएं बताता हूं, आप मुझे बताइए कि अगर आपके जीवन में उसकी उत्पत्ति हुई तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। मैंने उस गुड़िया से पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने उस 50 साल के व्यक्ति में ऐसा क्या देखा, और जब से ये मोबाइल आया है इसने बूढ़ा बच्चा जवान किसी को नहीं स्पेयर किया, सबको एक जैसा बना दिया है। इतनी दरिद्र हालत है इस समाज की कि मैं जिसका आपके साथ व्याख्यान नहीं कर सकता हूं। बहनें बैठी हैं, मैं गरिमा मेंटेन करूंगा। ऐसे ऐसे अनुभव मैंने किए कि जिनकी आप कल्पना तक नहीं समाज की कर सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं रुके तो यकीन मानना आने वाले 15-20 सालों में इस दुनिया को ज़ुम्बी वर्ल्ड बनते देर नहीं लगेगी। ज़ुम्बी लोग वो होते हैं जो चलती फिरती लाशों की तरह हैं, शरीर में आत्मा है केवल, बस जिंदा है, जीवन में कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं, आनंद नहीं। अच्छा, उस लड़की ने मुझे क्या कहा, मैंने उसको पूछा कि बेटा तुमने उस आदमी में क्या देखा कि तुम इतने प्रभावित हो गए, अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। उसने मजाक में क्या बोला, मेरी आंखों से देखो तो समझ में आए। क्या कहा? मेरी आंखों से देखो तो समझ में आए, बाकी आप मेरे को समझ नहीं पाएंगे। ये पता किसका कमाल है? ये जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारी जो बलाएं निकली है ना, ये उन बलाओं, हजारों केसेस मैंने ऐसे देखे। अच्छा, क्या सलाह देंगे आप उन लोगों को? दोपहर के अभी 3 बजे शांता दीदी का फोन आया तो मैं उठा तो उसके तुरंत बाद एक और कॉल आ गई। 2 लड़कियां, दोनों बहनें हैं, यही हैं आपके कहीं आसपास। तो जो छोटी वाली उसने मेरे को फोन किया कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जो बड़ी वाली बहन है वो थोड़ी सी डिरेल हो चुकी है, भटक चुकी है, और पहले भी भटक चुकी थी, और पिताजी बहुत गुस्सा हुए थे और उसका खमियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ा कि दोनों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। 3 साल माँ ने बहुत कन्विंस किया पिताजी को, उसके बाद उन्होंने हमको परमिशन दी, और अब हम दोनों बहनें यहाँ तैयारी कर रही हैं वापिस ये वही काम चालू जो जिस काम की वजह से हम दोनों ने सजा पाई। सर प्लीज आप कुछ करके इसे समझाइए, मेरा दिमाग तो टोटल फ्रीज हो चुका है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन। ऐसी ऐसी बॉल, दिमाग काम नहीं करे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस, और चैलेंजेस हर प्रकार के आएंगे। हेल्थ में डिस्टर्बेंस, कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है, अचानक हमारा दरवाजा खटखटाएगी, पूरी तरह से आपको तोड़ के रख देगी। मैं आपको एक काउंसलिंग अनुभव सुनाता हूं। यह अनुभव था एक डॉक्टर का, उसके पीछे एक और कहानी भी है, लेकिन मैं इतनी लंबी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे आपको और बहुत कुछ और भी बताना है। ये डॉक्टर है, प्रोफेशनली डॉक्टर है। इसकी माँ, इसकी दादी, इन सबको जो है हिस्ट्री है, क्या? कैंसर हिस्ट्री। तो मुझे उसने कहा कि मनोज भाई मैं हर साल अपना मैमोग्राम निकालती ताकि क्लियर हो जाए कि कहीं मुझे डेवलप तो नहीं हो रहा, और अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो हम उसको इजीली टेक ऑन कर सकते हैं। तो पिछले 9 साल से मैंने ऐसा काम किया, और 9 साल में मैंने ऐसा फाइंड किया कि मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि अगर आपकी हिस्ट्री में है तो आपके भी होने वाला है। तो मैंने सोचा पगली क्यों ऐसा सोचती है, छोड़ दे, जाने दे, अभी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने 3 साल अपना टेस्ट नहीं करवाया। चौथे साल मुझे ऐसा विचार आया कि मैं एक बार टेस्ट कर लूं। तो मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि 4th स्टेज का मुझे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो चुका है। फूट फूट के रो पड़ी मेरी मेडिकल की एजुकेशन किस काम की कि मुझे पता ही नहीं चल पाया। ऐसी ऐसी बॉल आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते, दिमाग काम नहीं करेगा। एक बच्चा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया इटली से। सुनने जैसी बात, ये परिस्थितियां भी आएंगी। जैसे बताया कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो हेल्थ का इश्यू होगा। दूसरा, संबंधों में ऐसी दरार, पति पत्नी में, बाप बेटे में, माँ बेटी में ऐसी दरार। तो ये इटली वाले बच्चे की केस से पहले मैं आपको एक केस बताता हूं।
एक लास्ट वीक मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी उम्र है 8 साल। कितनी भाई साहब? 8 साल के बच्चे को क्या समझ में आता है? आपको 8 साल की उम्र में क्या शायद जूते के लेसेस भी बंद करने नहीं आते होंगे, है ना? उस 8 साल के बच्चे को क्रॉनिक डिप्रेशन है। वो रात के 2 नहीं देखता, 1 नहीं देखता। जब उसको मना है तो वो मेरे को फोन करता है। वो कहता अगर आपने एक भी बार मेरा फोन नहीं उठाया मैं सुसाइड कर लूंगा। अच्छा, उसको दिक्कत क्या है? उसको दिक्कत है कि उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप जो है ये मेरे ओरिजिनल माँ बाप नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले ये मुझे डांटते हैं। क्या? हमने जूते खाए माँ बाप से। क्या खाए? जूते। डांटना तो कुछ बात ही नहीं है मतलब। लेकिन आज के बच्चों को आप मार के दिखाइए तो मैं आपको मान जाऊं। 13 साल की लड़की को मां ने कहा कि बेटा मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये काउंसलिंग केस में आपको बता रहा हूं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, आज तुम बर्तन मांजो। नौकरानी हूं क्या? मैं थोड़ी कोई काम वाली हूं जो बर्तन मांजूंगी। तो मां ने कहा देखो बेटा, एक दिन तुम दूसरे घर जाओगे तो सासू मां को तो ऐसा नहीं कह पाओगे ना। तो बच्चे को ऐसा लगा कि ये घर छोड़ के जब मैं जाऊंगी तो शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं होंगी। हाँ जी, अच्छा ओके, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ जी। तो बच्चे ने क्या सोचा कि शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं कि मैं उस घर में जाकर के फिट हो पाऊं। ठीक है, दिक्कत नहीं करना, कोई बात नहीं। ऐसे भी आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज तो वैसे भी पीछे तक आ रही है। ओके, तो इसको आप फिक्स कर लेना, फिर मैं बाद में इसको ले लेता हूं। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो माँ ने फिर 1 हफ्ते के बाद कहा कि बेटा आज तुम घर में थोड़ी सफाई कर लो, काम वाली नहीं आई। आप मेरी तरफ ध्यान देना, वो ठीक है माइक चले नहीं चले, हमारा तो पर्पस है कि हमको आज समझना है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हमको लाना है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? देखो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब देखो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ओके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो बरसों हो गए ना माइक यूज करते। एनीवेज, तो मैं कहा था, हाँ, तो गुड़िया ने कहा कि मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। माँ ने कहा देखो बेटा ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। बच्चा 6ठे माले पे जाकर के जंप लगाया और आत्महत्या कर ली। आप कभी सोच सकते हैं? एक फादर, उसकी इकलौती बेटी 16 साल की फेसबुक पे चैट कर रही थी। पापा आए और कहा बेटा ये ठीक नहीं है, जाओ पढ़ाई पे फोकस करो। नहीं गई। थोड़ी देर के बाद आए, खाली एक छोटा सा लफड़ मार दिया। बच्ची अपने रूम में गई, पंखे से लटक करके आत्महत्या। बाप मुझे एक ही सवाल पूछ रहा था, क्यों मैंने उसको थप्पड़ मारा? और पता कैसे रो रहा था? जैसे बच्चा बिलकता है ना जमीन पर, ऐसे। हेल्थ के चैलेंजेस, संबंधों के चैलेंज, एंड ऑल ऑफ द सडन डजंट मैटर कि आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं। और एक चीज याद रखना, एक बार गेंद सामने वाले के बॉलर के हाथ से छूटी तो क्रिकेटर, अब बैट्समैन के पास चांस प्रिपरेशन का नहीं है, पहले से ही तैयारी करनी है। कौन करता है? क्योंकि हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे कभी ऐसे नहीं होंगे, हमारी पत्नी ऐसी नहीं होगी, हमारे घर में कभी इस तरह की समस्या नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान से एग्रीमेंट है कि जा तेरी जिंदगी में नो प्रॉब्लम। ऐसा है क्या किसी का एग्रीमेंट? एनीथिंग एनीवेयर किसी के साथ भी हो सकती है। आप तैयार हैं या तैयार नहीं हैं, वो परिस्थिति पूरी तरह से तोड़ के रख देगी और दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं हरियाणा, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। तो एक हाईकोर्ट की जज से मिला, ठीक है? तो वो मैडम है, उसने मुझे कहा कि जिंदगी से मन उठ चुका है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बच्चों से बहुत परेशान हूं, बेटा और बहुत बहुत परेशान करते हैं। एंड आई एम अ हाई कोर्ट जज, यू नो व्हाट, एक बार अगर कोई मैं निर्णय ले लूं तो दुनिया में मात्र 2 ही लोग हैं जो मेरे लिए हुए निर्णय का चैलेंज कर सकते हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट का जज और दूसरा है भगवान। तीसरा इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब अपनी औलाद कहती है कि तुम एक बेवकूफ औरत हो, द हार्ट ब्रीचेस, दिल रोता है। समझ में नहीं आता कि कौन सी कलम चलाऊं, कौन सा लॉ बताऊं, कैसे इससे मुक्ति पाऊं।
एक कलेक्टर साहब थे, उनका बेटा ड्रग एडिक्ट। आप सोचो, जिस आदमी का हुक्म पूरे डिस्ट्रिक्ट पे चलता हो, बेटे पे क्या हालत होगी, सोच सकते हैं कभी? और ये समाज की हालत के जिम्मेदार हम सब हैं। इसलिए आप माता पिता को एक चीज कहूंगा, औलाद तब पैदा करना जब आपके पास उनको देने के लिए कुछ हो। औलाद तब पैदा करना जब आपके पास कुछ देने के लिए हो। मैं घर, बंगला, गाड़ी इनकी बात नहीं कर रहा। आज ये सारी चीजें इकट्ठी करना इज नॉट अ बिग डील। संस्कार, संस्कार। काउंसलिंग में मैंने देखा 100 में से 80 पुरुष, आप मुझे अदरवाइज नहीं दीजिएगा, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स के आधार से मैं आपको बोल रहा हूं, 100 में से 80 पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उससे जो होने वाली समस्याएं हैं, अगर ये 100% एक्स्ट्रा मैरिट का 80% लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो सामने कोई महिला भी होगी। लेकिन अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, डू यू ट्रस्ट योर स्पाउस? क्या आप अपने जीवन साथी के ऊपर विश्वास करते हैं? आप कहेंगे यस। किस आधार पर? क्योंकि वो बोलता है जानू मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस आधार पर? या फिर आपकी फैमिली में कोई वैल्यू सिस्टम इतना कॉन्क्रीट, इतना सॉलिड है कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी कभी ये गलती नहीं कर सकती। मैंने देखे केसेस, इतनी बुरी हालत कि कभी कभी अपना भी दिमाग काम नहीं करता कि इनको क्या सलाह दूं, कौन सा इनको नॉलेज दूं जिससे इनको इससे मुक्त कर पाऊं। इसलिए मित्रों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं यहां कुछ बातें बताने नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ एहसास दिलाने आया हूं। पेरेंटिंग इज द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट, और अगर आपको उसकी सीरियसनेस नहीं पता है तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बिग ब्लंडर इन योर लाइफ। इररिपेयरेबल लॉस, 2-3 केस बताए, हजारों केसेस है मेरे पास। तो मैं इटली की बात बता रहा था आपको। समस्याओं का समाधान कैसे करना है, तो बच्चा एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कर रहा था इटली में। वो इंडिया जब, उसकी थोड़ी सी कहानी क्या है कि वो कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो बच्चे लोग पढ़ते, को एजुकेशन है, तो वहाँ उसके साथ कोई लड़की पढ़ती होगी तो धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती हुई, धीरे धीरे प्यार हुआ, और प्यार इतना गहरा हो गया कि अब पढ़ाई पे थोड़ी फोकस है। आपको ये लग रहा होगा ये बात का रिलेशन क्या है इस सब्जेक्ट के साथ? थोड़ी देर पूरी कहानी सुनाई तो फिर आपको समझ में आएगा कि रिलेशन क्या है इसका। अब क्या हुआ कि इसका पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई में नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस उस लड़की के अंदर है इसका। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया तो इंजीनियरिंग में कैसा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते तो सेकंड सेमेस्टर के साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी दे सकते हैं, एंड दोनों क्लियर करते देन यू कैन गो फॉर द थर्ड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में भी फेल हो गया और थर्ड सेमेस्टर में भी आकर के वो फेल हो गया। जब फेल हुआ तो उस लड़की को एहसास हुआ कि ये आदमी तो केवल एक ही प्रोसेस में है, दूसरी लाइन में तो ये बिल्कुल वीक है, इसके साथ मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूंगी। एंड शी वाज अ यूरोपियन गर्ल। तो यूरोपियन लोग तो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, उनका इतना ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन हमारी तरह पैथेटिक नहीं होता, खराब नहीं होता है। तो उसने उसको कह दिया कि इस तरह से हम अपने जीवन की जो और आगे की जो लाइफ है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, भाई तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। वो तो पागल हो गया कि जिसके चक्कर में मेरी पढ़ाई दांव पे लगा दी मैंने, आज वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ही कमिटेड सुसाइड एंड ही वाज एनफ लकी। वो बहुत भाग्यशाली था कि बच गया। दोस्त लोग उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेके गए। अब वो बहुत दुखी हो गया जीवन से। उसने सोचा मैं इंडिया वापस चला जाता हूं, माँ बाप का इकलौता बेटा। तो जब वो इंडिया आया तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मम्मा से बात करता हूं, शायद मम्मा के पास इतनी मैच्योरिटी है कि माँ मुझे कोई सलाह देगी। ध्यान से सुनना। उसने कहा मम्मा हम इटली नहीं जाएंगे, हमसे इंजीनियरिंग ना हो पाएगी, यहीं हम कुछ डैडी के साथ बिजनेस में कुछ कर लेंगे। क्यों? मम्मी ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा मेरे साथ वहां हुआ। माँ तो रोने लग पड़ी। इमोशनल मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। एक ही बेटा, तू ऐसा करेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। सिचुएशन की बात चल रही है ना, कैसे मैनेज करना, कैसे हैंडल करना है, वो लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। उसने सोचा माई मदर इज नॉट द राइट पर्सन, लेट मी टॉक टू माई फादर। मुझे पापा से बात करने दो, मे भी पापा थोड़े से मैच्योर है, उनसे बात करूंगा तो कुछ तो वे आउट निकलेगा। तो उसने पापा से बात करी कि पापा हमसे ना हो पाएगी इंजीनियरिंग। पापा ने बोला अपनी सारी जिंदगी की कमाई तेरी पढ़ाई में लगा दी, तू अगर ऐसा करेगा गोली मार दूंगा। हाँ,
और मुझे बिजनेस करने का बिल्कुल शौक नहीं, तुझे मालूम नहीं है कितने कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा हूँ, बस तू ही एकमात्र सहारा है, तू कुछ करने लगे तो मैं इस मुसीबत से जान छोड़ाऊंगा अपनी, और तू ऐसा करेगा तो ये मैं चलने नहीं दूंगा। अब उसने सोचा कि अभी पापा से भी बोलने का कोई फायदा नहीं, अब क्या करूं। अब उसने सोचा कि बस जिंदगी मेरी खत्म हो चुकी है। उसके घर के बगल में कोई एक व्हाइट ड्रेस वाली कोई बहन डेली सेंटर जाती थी, तो उसने उससे बात करी। कहावत है ना, मरता क्या ना करता, है ना, कि आंटी में बहुत परेशान है, आप कहाँ जाते हैं? तो उसने बोला कि मैं एक आश्रम में जाती हूँ, रोज सुबह वहां पर ज्ञान सुनती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। आंटी मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही, तो उसको आंटी को उसने पूरा बताया। तो आंटी ने कहा कि एक व्यक्ति है मनोज भाई, मैं उनका नंबर देती हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लो, आपकी समस्या का डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। उसने फोन किया, मेरे पास आया, पूरी कहानी उसने मुझे सुनाई। ठीक है, उसकी 4-5 सेशन काउंसलिंग की हुई और उसके बाद हमने उसको मेडिटेशन सिखाया, राजयोग मेडिटेशन जो हमारे दीदी लोग हम सबको सिखाते हैं। ठीक है, मेडिटेशन सिखाने के बाद ही वाज मेंटली एनफ प्रिपेयर्ड, और उस लड़के को मैंने कन्विंस कर लिया कि तुझे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, कैसे कर लिया वो मैं पूरी लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक चीज उसको पक्की कराई, वो पक्की थी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए, कोई समस्या आए, उबलिए मत, उछलिए मत, एग्रेसिव मत होइए, स्टे काम, स्टे साइलेंट, थोड़ा तूफान जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप बात करिए। मेरा 25 साल का अनुभव कहता है, जब भी हमारे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है, वो 2 दिन तो हमारे भेजा टोटल फ्राई कर देता है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है वॉमिट करने के लिए, और उसको कोई राइट पर्सन मिल नहीं रहा जो उसकी बात को सुने। ठीक है, अब उस बच्चे को जब ये चीज बताई कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और मेंटली उसको टोटली प्रिपेयर किया कि यू हैव टू गो बैक इटली और यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज। अब सुनना जरा, सिचुएशन बड़ी नहीं है, हमको हैंडल करना नहीं आ रहा है। क्यों? एग्रेशन ओवरटेक कर लेती है हमको, गुस्सा ओवरटेक कर लेता है, वो जो ममता है हमारी वो हमको ओवरटेक कर लेती है, इसलिए फिर जो अनुभव है वो हमारा फेल हो जाता है। सही है, आपका ध्यान जो है वो कहानी में नहीं है, माइक में है यार। ठीक है, तो अब देख लो जरा क्या होता है उस सिचुएशन में। वो बच्चा मुझे लास्ट दिन मिलने आया, इससे पहले कि वो इटली चला जाए। वो मिलने आया तो उसने मुझे ऐसे अनफोल्ड किया कॉफ उसने अपना, और कहा सर ये पढ़ लो, इस पे बाजू में क्या लिखा है। उस पे उसने लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में बताता हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? यह वक्त भी गुजर, टैटू बनवाया उसने, इंग्लिश में लिखा था दिस टू शैल पास। बात ये नहीं है, बात पता क्या है, उसने मुझे पूछा कि सर ये सिंगल लाइन मेरी मम्मा को नहीं मालूम थी? थी बेटा, लेकिन ममता ने अंधा कर दिया। किसने? ममता ने अंधा कर दिया, इसलिए ये याद आई नहीं। अनुभवी है वो इस चीज की कि ये वक्त भी, उसने कई वक्त गुजरते हुए देखा, लेकिन अब बेटे की बात आई तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आज वो बच्चा इटली में प्रोफेसर है एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कॉलेज में। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, लेकिन पता क्या होता है, आप भी अनुभवी हैं, सब पता है आपको, लेकिन जैसे सिचुएशन आती है आप टोटली फ्रीज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और ऐसा तांडव कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि इतना सीन बनाने की जरूरत, लेकिन तब तक सीन तो बन चुका होता है। इसलिए हमेशा कोई भी सिचुएशन आए, एक चीज याद रखना, एवरी संडे इज फॉलोड बाय मंडे। दुनिया का ऐसा कोई संडे नहीं है जो परमानेंट रहा, दुनिया की ऐसी कोई रात नहीं जो परमानेंट रही, और दुनिया का ऐसा कोई दिन नहीं जो परमानेंट रहा हो। यह वक्त भी गुजर जाएगा। एक दूसरी कहानी मुझे याद आती है, कहानी नहीं, कहानी इसलिए बता रहा हूं, वो बहुत पास्ट में हुई। एक किंग सैलमन थे, आपने नाम सुना होगा, इतिहास का बहुत ही रिनाउंड वो राजा रहा, इजराइल के राजा। उनके पास एक वजीर था जिसका नाम था बिनाया। मैं क्यों आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आएगी जब भी कोई समस्या आएगी। समस्या क्या आ सकती है? बीमारी आ सकती है, बच्चा कुछ गड़बड़ कर सकता है, हस्बैंड कुछ गड़बड़ कर सकता है, पत्नी कुछ गड़बड़ कर सकती है, रिश्तों में दरार पड़ सकती है, कुछ हो सकता है। तो
किंग सलमान ने बिनाया को कहा कि बिनाया, मुझे एक ऐसी अंगूठी बना के दो कि जिसे दुखी देखे वो सुखी हो जाए और सुखी देखे तो दुखी हो जाए। इसने सोचा भाई ऐसी कौन सी अंगूठी हो सकती है कि दुखी देखे तो सुखी हो जाए और सुखी देखे तो दुखी हो जाए। अब बिनाया निकल पड़ा ढूंढने, बहुत कोशिश करी, नहीं मिल रही तो बिनाया दुखी हो गया कि ये कौन से काम में राजा ने मुझे लगा दिया, ये काम नामुमकिन जैसा है। ऐसे घूमते 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 वो पैलेस्टीन पहुंचा। पैलेस्टीन देश का नाम सुना आपने कभी, जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो वहां एक लुहार के पास पहुंचा। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, आप कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, समस्या आएगी ना तो आपकी सारी की सारी डिग्री वो अलमारी में रह जाएगी। और लुहार देखो क्या कर सकता है, ठीक है। नॉलेज की जरूरत नहीं है, वी नीड एक्सपीरियंस, अनुभव, that will help you while going through the turmoil of life। जीवन के किसी भी बवंडर से आप गुजर रहे होंगे ना, वहां पर आपको वो अनुभव काम करेगा, राइट। बस एक चीज याद रखनी है, दिमाग हाईजैक होने और परिस्थिति पूरी कोशिश करेगी। जैसे आप मेरे को बॉल नहीं फेंक रहे थे, बोले जब तक निपटेगा नहीं तब तक फेंकते रहेंगे, ऐसे करेगी। ने पूछा कि भाई तुम इतने परेशान काहे को? उसने कहा यार राजा ने मेरे को ये काम दिया है और ये काम हो ही नहीं पा रहा है। मैं पूरा पैलेस्टीन, पूरा इजराइल घूम लिया, लेकिन कहीं से मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला। बोले पगला आदमी, $10 दे, मैं तुझे अभी करके देता हूँ। कितने डॉलर? $10। उसने बोला $50 ले ले, लेकिन मेरे को खाली बता है क्या करेगा। बोले नहीं बताऊंगा नहीं तुझे, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये लोहार जो है एक सोनी के पास गया, उस सोनी को कहा कि एक अंगूठी बना दे और पर्चे पे लिख के दिया कि ये उसके ऊपर स्टडी कर दे, है ना, उस पे कार्विंग जो है लिखत वो कर ले अंगूठी के ऊपर। और उसने पूछा सोनी को कि लोहार ने कि कब दोगे ये अंगूठी? तो उसने कहा कल सुबह आ जाओ। ठीक है, अब कल सुबह ये दोनों चले जाते हैं। दूसरा वाला भी दे दो, क्योंकि क्या है ना, इनका कहानी से ज्यादा माइक पे ध्यान है, क्योंकि चेहरे को रीड कर पा रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, जिसका ढोल उसी से बाजे, इसलिए राय दीजिए इस ढोल को कैसे बजाना है। ये जो माइक है ना, हाँ जी, यहाँ पर उंगली मत रखिए, थोड़ा सा नीचे पकड़। अच्छा यहाँ पर पकड़ना, चलो ये भी करके देख लेते हैं, मरता क्या ना करता। ओके ठीक है। तो मैं कहाँ था? लोहार के पास, ठीक है। तो लोहार अगले दिन सुबह जाता है और वो सोनी के पास जाता है और वो अंगूठी लेके बिनाया को देता है। बिनाया ने जैसे देखा, क्योंकि वो बहुत दुखी था, तो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, बोला यही अंगूठी जो मेरा राजा चाहता था। खुश हो गया। और कंडीशन क्या थी? दुखी देखे तो सुखी हो जाए और सुखी देखे तो दुखी हो जाए। अब यह खुशी के मारे दौड़ता दौड़ता राजा के पास आया। राजा बहुत खुश था। किंग सैलमन वाज द मोस्ट कंफर्टेबल किंग इन द हिस्ट्री। बड़ा ही आराम में, कोई उसने संघर्ष नहीं जीवन में किया, तो बड़ा सुखी रहता था जीवन में। आपका आइडिया में से काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो लोहार मतलब सोनी को फेल कर देता लोहार भी कभी-कभी। एनीवेज, सो अब राजा ने जैसे वो अंगूठी देखी, बहुत खुश था वो, जैसे अंगूठी देखी तो रोने लग पड़ा। और कंडीशन यही थी कि सुखी देखे तो दुखी हो जाए और दुखी देखे तो। अब सवाल है कि बिनाया क्यों खुश हुआ और राजा क्यों रो रहा था? क्योंकि उस अंगूठी के ऊपर एक महावाक्य लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए बिनाया को समझ में आया कि तेरे दुख का वक्त भी गुजर जाएगा। उसने कहा गुजर गया, बस खत्म हो गया। अब राजा क्यों रो रहा था? उसने कहा कि मेरा ये राजपाट एक दिन, इसलिए राजा दुखी हो। कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? रियल लाइफ स्टोरी बताना। जब भी आप जीवन के संघर्ष से गुजर रहे हों तो अपने आप को एक चीज याद दिलाना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। और जब आप किसी संघर्ष से ना गुजर रहे हो, जिंदगी बड़ी एकदम कंफर्टेबल स्मूथ चल रही हो, तो अपने आप को याद दिलाना, ये दिन भी ज्यादा देर चलने वाले नहीं। इसलिए अच्छे दिनों में भटकना नहीं और खराब दिनों में अटकना नहीं। जिंदगी चलते रहने का नाम है, चलते रहना, रुकना नहीं। और एक चीज मैं गारंटी से कहता हूं, जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ, 8, 10, 15, 20 साल के बाद आपको लगा कि थैंक यू भगवान, अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? है ना? तो जब इतने अनुभवी हो तो यहाँ किस लिए आए थे?
ज्ञान की कमी नहीं है हमारे पास। इंफॉर्मेशन से तो हम भरपूर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, वो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी बहुत ज्ञान बांट रही है, तो ज्ञान की कमी थोड़ी है। कमी पता किस बात की है? जब सीन बने ज्ञान का उपयोग करने की कमी है। क्यों? मुझे मालूम है कि यू ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, आपको भी है ना ये ज्ञान, लेकिन अगर पैर में ताकत ना हो तो गाड़ी रुकेगी। इसलिए एक लाइन बोलता हूं, नॉलेज इज नॉट एनफ टू ब्रिंग एनी चेंज इन योर लाइफ, विद नॉलेज यू मस्ट हैव पावर। ज्ञान के साथ साथ शक्ति की जरूरत है। और शक्ति कहां से मिलती है? शक्तिमान सीरियल देखने से नहीं, उसके लिए आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिंदगी में तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी जब तक आप उसको डिजर्व नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये लव कर्मा कहता है कि आपको पत्नी वही मिलेगी, पति वही मिलेगा, बच्चा वही मिलेगा, बहन वही मिलेगी, भाई वही मिलेगा, दोस्त वही मिलेगा, शत्रु वही मिलेगा जिसको तुम डिजर्व करते हो। क्यों? कर्म की फिटिंग एकदम परफेक्ट है। मेरे पास बहुत सारे इन चीजों के अनुभव हैं, फेस टू फेस, वन टू वन, बट दैट्स नॉट अवर टॉपिक टुडे। आज का हमारा वो विषय नहीं। हमारा विषय है कि अगर कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हमको करना क्या है। मार्कर है। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना कि जिंदगी कैसे कैसे हमारे साथ जुल्म करती है। सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं यहाँ? इसको खोलना यार, खुलना है। ओके, अच्छा वो भी ओके हो गया? नहीं ये भी ठीक है, अभी दोस्ती हो गई हम दोनों की। ओके, तो मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं। कहां पर? ठीक है, आप एक लेवल पर खड़े हैं और जिंदगी में संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे थोड़ा ऊपर उठने की। जिंदगी कुछ ऐसा करेगी कि आपको नीचे ले आएगी। ठीक है, फिर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े ऊपर चले जाएंगे। फिर जिंदगी में कोई ऐसी समस्या आएगी, फिर वो आपको नीचे ले आएगी। फिर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े ऊपर आएंगे, थोड़े नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़े नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़े नीचे, फिर ऊपर। ऐसे जीवन में संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। और फिर अचानक कुछ ऐसा होगा कि सीधा आपको धरती पे आके फेंक देगी, टोटल स्मैश। अब कहां से पकड़ना है? ठीक है, अभी ऐसे पकड़ना। चलो ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा इसको अभी इनकी भी सुन लेते हैं। ठीक है, इसको कहां से पकड़ना है? अच्छा, ये पकड़ने से मुझे एक बात याद है, ये बात मैं बताता हूं। तो मेरा ऑफिस जो था सऊदी बॉर्डर पे था, एंड आई यूज्ड टू लिव इन दुबई सिटी। तो वहां से इट वाज ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दुबई टू सऊदी अरेबिया बॉर्डर। तो मैं ड्राइव करके जाता था। तो एक दिन सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकला, तो मुझे लगा कि इट्स वेरी बोरिंग जर्नी, लेट मी स्टार्ट द रेडियो स्टेशन। तो मैंने एक रैंडमली रेडियो चालू कर लिया, तो एक स्टेशन चल रहा था। ये कहां से पकड़ना, उस पे मेरे को याद आया कि देखो राई का पहाड़ कैसे बना लेते हैं हम। तो एक रेडियो एंकर थी, वो रैंडम कॉल लगा रही थी सबको, और कॉल लगा के क्या पूछ रही थी कि आपके जीवन में कभी झगड़ा होता है? अगर होता है तो क्यों होता है और किस बात पे होता है? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक रैंडम कॉल लगाई, एक लेडी ने फोन उठाया। ध्यान से सुनना जरा, हम कितने ज्ञानी हैं, है ना, कि राई का पहाड़ करने में बड़े एक्सपर्ट है हम। ठीक है, अच्छा। तो एक न्यूज एंकर ने उसको, रेडियो एंकर ने उसको पूछा कि आपका कभी आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या? बोला कोई नई बात थोड़ी है, ये तो आए दिनों की बात है। तो वो जो एंकर थी उसने पूछा कि अगर आप माइंड ना करें तो जो लास्ट टाइम आपका झगड़ा हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कि कारण क्या रहा। अब आप सुनना जरा ध्यान से, कितने एक्सपर्ट है हम। तो उसने कहा कि ना मेरे ना हस्बैंड को तो बड़ी खराब आदत है, वो जब बाथरूम में जाते हैं ना तो पेस्ट को ना कभी यहां से दबाते, कभी यहां से दबाते और ऐसे भर देते हैं। मैंने 108 बार उसको समझाया कि भैया यहां से दबाया करो, नीचे से। कहां से? नीचे से दबाया करो, ताकि पेस्ट की जो शेप है वो रेगुलर रहे। भाई बोलता मैं मैकेनिकल इंजीनियर, पेस्ट कहां से दबानी है तू सिखाएगी मुझे। बस उस बात से हमारा झगड़ा हो गया। 4 दिन से हम दोनों बात नहीं करे। वाह, बीवी एमटेक और हस्बैंड बीटेक।
है ना, और टकाटक लड़ाई चालू, है ना। तो देखो जिंदगी क्या करेगी, आप कुछ भी करेंगे तो संघर्ष करके एक कुछ ऐसा आपके साथ करेगी कि एकदम धरती पे लाके पटक देगी आपको। विजन गायब, नॉलेज गायब, ब्रेन तो जैसे दिखाई नहीं हमारे ऊपर वाले फ्लोर में, ठीक है। अब अगर एक बार यहां आप पहुंच गए, इससे ऊपर उठना ये प्योर और प्योर आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी, जैसे बहन जी कंपेयरिंग कर रही थी, वो बता रही थी कि जिंदगी में, वो जो बता रही मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके बताता हूं कि जिंदगी में हर एक तोहफा रैप होके नहीं आता, कभी कभी समस्याओं के रूप में भी आएगा, एंड इट इज अ तोहफा है वो, प्रोवाइडेड यू हैव दैट विजन टू रिकॉग्नाइज, आपके पास वो विजन हो कि आप उसको पहचान पाओ। मैं एक घटना आपके सामने रखता हूं। एक लेडी थी अनुनिमा सिन्हा, नाम सुना आप लोगों ने कभी? नहीं सुना? आप बांग्लादेश से हैं या भारत से ही? तो ये इतना प्रख्यात नाम है कि दुनिया का बच्चा बच्चा इस औरत को जानता है। अब क्यों जानता है? वो इसलिए नहीं जानता है, वो इसलिए जानता कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं कि जब जिंदगी ने उनको मिट्टी में मिला दिया, उस मिट्टी से उन्होंने सोना बना के दुनिया को दिखाया, इसलिए दुनिया उनको जानती है। आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस बड़े नहीं हैं, आपकी मानसिकता बहुत छोटी है टू हैंडल दैट सिचुएशन। लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, ऐसी फीलिंग आने लगती है कि कुछ रहा ही नहीं। अब 2011 की बात है, अनुनिमा सिन्हा जो है वॉलीबॉल प्लेयर थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसके सोने की चेन छीनने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप का वो जो उसका जो था वो फील था, तो उसने सोचा तुम चार हो तो क्या हो, तो दो चार को उसने लाफे मारे, लेकिन वो चार पांच थे, उन्होंने उठा के उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य देखो, जब फेंका उसी समय दूसरी ट्रेन भी सामने से आ रही थी, तो सीधा उस पे जाके हिट हुई, और हिट होने के बाद वो पटरी पे गिरी। सामने से दूसरी ट्रेन आई तो पूरी टांग काट दी। पूरी रात रेलवे ट्रैक पर, आपको मालूम है रेलवे ट्रैक पे सबसे ज्यादा क्या होता है? चूहे। पूरी रात बोले मेरी आंखों के सामने मेरे घाव को कुतरते रहे, मैं जोर जोर से चिल्लाती रही कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन सुनसान इलाका होने के कारण मैं किसी को अपनी बात, अपनी आवाज पहुंचा नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। सुबह पॉटर लोग जो होते हैं, जो रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस करते हैं, तो पॉटर लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पर, नाक पे हाथ लगाया तो लगा कि सांसें चल रही हैं इसमें, वहां से उसको हॉस्पिटल लेके गए। एक छोटी सी घटना ने सारी जिंदगी चेंज। एक टांग पूरी कट चुकी थी और दूसरी टांग की हड्डियों के 16 टुकड़े हो चुके थे, और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम जिंदगी में वापस कभी चल नहीं पाओगी। क्या कहा? तुम अब वापस जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगी। लेकिन उसने कहा कि भगवान जब मेरे साथ ऐसा करना था तो मार ही डालता ना, है ना, मार ही डालता ना। इतना आसान होता था कि यहां से ट्रेन गुजरी, यहां से गुजर जाती तो आपका भी काम हो जाता, हमारा भी हो जाता। अगर तूने जिंदा रखा है तो कोई तो वजह। मैं जब भी सुनाता हूं मेरे बॉडी के गूज बम्प रेज हो जाते हैं, कोई तो कारण होगा। और उसी बेड पर लेटे लेटे उसने अपने आप से प्रतिज्ञा करी कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ के इस डॉक्टर को दिखाऊंगी। 15 दिन, महीने के बाद उसने बचिंद्री पाल, जो माउंटेन ट्रेनिंग देती है, क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग देती है, उसको फोन लगाया कि मैडम मैं माउंट एवरेस्ट करना चाहती हूँ। बचिंद्री पाल अपनी किताब में लिखती हैं कि मैंने अपने इतिहास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा कि जिसके दोनों पैर जो है पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी है और वो ये कह रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट करना है। 2013 में उसने पहली बार माउंट एवरेस्ट किया। हमारी 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान प्रॉपर होने के बाद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा आज तक। दुनिया की 7 बड़ी पीक्स हैं, सातों की सातों उसने। तो जिंदगी आपको यहां लाएगी, लेकिन आपको यहां से ऊपर उठना है तो उसके लिए आपका एटीट्यूड जो है, उस परिस्थिति के
के बारे में कैसा है, हाउ यू फील, हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन। वो जो परिस्थिति आपके जीवन में आई, आप उसको कैसे देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, या ये सोच रहे हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ बार बार ऐसा होता है। दूसरा एक किस्सा मैं बताता हूं आपको। सुनील गौरव करके एक क्रिकेटर था, शायद आप में से कोई नहीं जानता। ही वॉज मच मच बेटर देन सचिन तेंदुलकर। आप गूगल करिए घर जाके। ही वॉज मच मच बेटर देन सचिन तेंदुलकर। लेकिन एक छोटी सी घटना हुई। उसका बड़ा भाई गैंगस्टर था मुंबई में। उसका बड़ा भाई गैंगस्टर था मुंबई में। तो पुलिस क्या करती थी, बार बार छापे डालती थी घर में। इस परिस्थिति को वो हैंडल नहीं कर पाया और क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। आज आप सुनील गौरव को कोई जानते? तो वेयर इज द डिफरेंस? बस अंतर इसी बात में है कि जब भी कोई घटना होती है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट है आपका कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी भगवान ने मेरे लिए रखी है, या फिर ये सोचते हैं कि एक नई और समस्या, भगवान कितने पेपर लोगे, क्या सारे पेपर मेरे लेने हैं, बाकी लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो दुनिया में नहीं आए हैं। सिर्फ मानसिकता, और आपकी मानसिकता डिसाइड करेगी कि आपकी आउटकम क्या रहेगी। तो एक चीज तो पक्की तय है कि अगर आप जीवन को देखें, सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, मतलब 20 साल की उम्र के सब ऊपर ही उम्र के होंगे, एक दो को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके 20-25 साल से ऊपर ही है ना, अनुभवी है ना सारे आप लोग, है ना। मुझे आप एक बात बताइए कि आज से 100 साल पहले लोगों की जो लाइफ थी वो संघर्ष पूर्वक थी या आज के लोगों की है, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ सुविधाएं जो आप बोलते हैं। आज से 100 साल पहले लोगों के पास अच्छा मेडिकल सिस्टम नहीं था। आज से 100 साल पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। आज से 100 साल पहले लोगों के पास पोस्ट रिटायरमेंट सिस्टम बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज की डेट में ये सारी की सारी सुविधाओं से हम सब लोग जो हैं ब्लेस्ड हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आप मुझे ये बताइए कि 100 साल पहले के लोगों को ज्यादा जीवन में तनाव होता था या हमको ज्यादा स्ट्रेस है? क्यों भाई? किसी ने कहा बाबूजी रोते क्यों हो? बोले अपनी तो शक्ल ही ऐसी है। तो बोला ऐसे कैसे? बोले रोते रोते। इसका मतलब हमने रोने की आदत डाल रखी। कारण रोने का 25 साल के अनुभव में आपको मैं बताता हूं, मैंने आज तक अपने 25 साल के कैरियर में किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले की काउंसलिंग नहीं करी, खाते पीते घर वालों की करी है। इसका मतलब खा पी के हजम नहीं हो रहा हमको, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया तुम कुछ भी हमको दे दो। हम जानते हैं जिंदगी को कैसे मैसअप करना है, रिश्तों को कैसे खराब करना है, जिंदगी को और कैसे मुश्किल करना है। वी हैव दैट आर्ट, हमारे पास वो कला है। तो पहले का जो जीवन था वो बड़ा संघर्ष पूर्वक था, फिर भी वो लोग हमसे ज्यादा कंफर्टेबल थे। कारण क्या था? वैल्यू सिस्टम वाज वेरी स्ट्रांग। मूल्यों का जो सिस्टम था, उसका जो संचार था वो इतना स्ट्रांग था। आज की डेट में क्या है? एमबीए किया हमने, पीएचडी कर लिया हमने, बीटेक कर लिया हमने, सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर टीचर्स हियर? कितने लोग हैं जो शिक्षक हैं? हाँ जी प्लीज एक मिनट हाथ खड़े रखना, जरा आप खड़े रखना। 1 2 3 4 5 6 7 और कोई है क्या? हाँ 8। तो आपसे सवाल पूछ सकता हूं मैं? तो आप ना भी बोलेंगे वैसे ही पूछने वाला हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इंडियन जो एजुकेशन कैरिकुलम है, एकेडमिक हो या प्रोफेशनल हो, उसमें कहीं वैल्यू सिस्टम का इनकॉर्पोरेशन है? दैट मीन्स यू पीपल आर रिप्रोड्यूसिंग द एजुकेटेड इलिटरेट्स। क्या कर रहे हैं हम? एजुकेटेड इलिटरेट। इसका मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा कर रहे हैं। अच्छा ये पढ़े लिखे अनपढ़ क्या होते हैं? ज्ञान सारा है, वो कुछ नहीं पा रहा है। ज्ञान सारा है लेकिन वो कुछ भी नहीं पा रहा है। तो किस काम की वो एजुकेशन? अब मुझे बताइए, जब आपको गुस्सा आता, कितने लोग हैं जिनको यहां गुस्सा आता जी? अच्छा कोई सब्जेक्ट का नाम बताओ, आपने नर्सरी से लेकर पीएचडी तक गुस्सा नहीं करना हो, उसके ऊपर आपको कुछ ज्ञान दिया गया हो? नहीं है ना।
जब आपको गुस्सा आता है ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक का कोई इक्वेशन, कोई लॉगरिथम, कोई फॉर्मूला, कोई काम आता। देयर कम्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वहां आध्यात्मिकता का काम आता है, जिसका कोई भी जगह हमारे समाज में आज की डेट में नहीं है। बचा कुछ ऐसा ज्ञान है केवल हमारे पास। कौन सा ज्ञान? गुड़िया तेरा ध्यान देना, तेरा मैं एक बात बताने वाला हूं। बचा कुछ ज्ञान क्या है? माँ कहती है बेटी, आपकी बेटी है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ कहती है बेटी को, बेटा 16 सोमवार रख ले, अच्छा वर मिलता है। बेटी कहती है तेरे 16 सोमवार का फ्रूट तो देख लिया। हाँ या ना? अच्छा गुड़िया, आप डोंट शाई एंड डोंट थिंक कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपके मम्मी पापा कभी झगड़ते हैं? ये क्या होता है? वो सोचती घर भी जाना है ना, है ना? हर पेरेंट मेरे पास आकर के एक चीज बताता, बच्चों की वजह से बहुत दुखी हैं। क्यों भाई? बात नहीं मानते। इस पीड़ा से कौन कौन जूझ रहा है यहां? ये क्या होता है? सभी जूझ रहे हैं ना, कि बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं। तो जब भी कपल आते हैं ना हमारे पास, तो मैं वो हस्बैंड वाइफ को पूछता हूं, तुम दोनों एक दूसरे की बात मानते हो? तो प्रोडक्ट किसका है? तो जब रॉ मटेरियल इतना खराब है तो फिनिश गुड, उसमें कौन सी क्वालिटी होने वाली है? आपके बच्चे आपके लिए समस्या नहीं है। आपकी समस्या है कि आपने उन्हें पैदा तो किया, लेकिन कभी अपने जीवन से मूल्यों की शिक्षा उनको नहीं दी, इसलिए वो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है अब आपके सामने। और अब आप कह दें कि मेरी किस्मत खराब। अब तो घड़ी देखने से भी डर लगता है, क्योंकि पकड़ना बराबर एक ही जगह से होगा। ओके, ठीक है जी। तो क्या करेंगे? अच्छा गुड़िया, सच बताना, आप और मम्मा पापा से सारी बातें सच बताते हैं या कुछ छिपाते भी हैं? डोंट वरी, आप सच बताना, मैं फिर कुछ बताऊंगा आपको। सारी बातें सच नहीं बताते। एग्री करते हैं मेरे साथ? एग्री करते हैं मेरे साथ? क्यों नहीं बच्चा बताता होगा? हाँ जी, एग्जैक्टली। किसने कहा? और देखो कितना धड़ल्ले से कह रहे, भरोसा नहीं आप पे। बोला आप सोचो, जस्ट इमेजिन कि आपके बच्चे के रूम में चले जाओ तो या तो सलमान खान की फोटो होगी या कैटरीना कैफ की फोटो होगी। मम्मी जो 4 साल उसके गीले पे सोई, पापा जिसने पूरी जिंदगी दाव पे लगाई, उनकी फोटो कमरे में। बताइए, तो आउटपुट कोई क्या हुई हमारी 50-100 साल की? बिग जीरो ना। फिर हम बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब थोड़ी है। अब वो बच्चे के मन में क्या छवि है कि सलमान खान 10-10 लोगों को एक साथ पीटता है और पापा मम्मी से डरता है। और मम्मी की छवि क्या है कि कैटरीना कैफ 10 गुंडों के बीच में घिरी हुई है, तो भी उसको पता कि सलमान खान आएगा। मम्मी तो हर बात पे रो लेती है। तो हीरो कैसे बन पाएंगे? हाउ दे विल रिस्पेक्ट यू? कम ऑन, कैसे करेंगे वो? जब वो आपके जीवन, मैंने आपको शुरुआत में बोला, मैं आपको हंसी मजाक में सारी चीजें समझाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे वो याद रखा है कि हल्के में नहीं। ठीक है जी। क्योंकि क्या होता है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटे, 3-3, 4-4 दिन का एक साथ सेमिनार करते हैं। और कौन लोग हैं? IITians। तो उन लोगों को सुनाना इतना आसान नहीं। तो फिर क्या है, हमारी एक छवि, मतलब एक कैरेक्टर हमारा ऐसा बनता है कि थोड़ी हंसी मजाक की सारी चीजें। नहीं तो अगर मैं एकदम कॉन्स्टिपेशन फेस के साथ सीरियस होकर के आपको बातें बताऊं, तो आप बोलेंगे हम तो इधर आए थे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने, इधर तो और ज्यादा स्ट्रेस हो गया हमारे अंदर। ठीक है, तो मैं थोड़ा हंसी मजाक से बताऊंगा, लेकिन आप जब घर जाए, थिंक ऑन इट, सोचिए आप जरा इस विषय पे। तो वो बच्चा इसलिए माँ बाप से झूठ सच छिपाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर सच बताया तो मम्मी पापा रिएक्ट करेंगे। और वो बच्चा इतना एनफ मैच्योर नहीं है कि उसके जीवन में जो चल रहा है उसका वो सॉल्यूशन कर पाए। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मैं एक कलेक्टर साहब से मिलने गया। उन्होंने कहा कि आईजी साहब आए हैं, तो कोतवाल साहब आप 2 मिनट बैठो, मैं उनसे बात करके उनको फ्री करता हूँ, एंड देन वी विल, आई विल कॉल यू बैक, राइट। तो मैं विजिटिंग रूम में जाकर बैठ गया। इतने में 2-3 सज्जन पुरुष आए। ध्यान से सुनना, इस समाज का एक रूप दिखा रहा हूँ आपको, और हमारे पास बिल्कुल एज इट इज इस समाज का चेहरा है। तो मैं व्हाइट ड्रेस में था। तो उन्होंने पूछा आप ओम शांति से? तो आई सेड यस, मैं ओम शांति से हूँ। तो मैंने पूछा आप लोग कहाँ से? तो बोला हम वी आर फ्रॉम मीडिया। अब ध्यान से सुनना आप।
मेरे पास डाटा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा हमारे शहर में एक कैफेटेरिया है जहां 19 से लेकर 22 साल की उम्र के बच्चे, भीड़ लगी रहती है कॉफी पीने के लिए। उस कॉफी में बच्चों को ड्रग्स सर्व की जाती हैं। इस आधार से सोच रहे हैं आप, ये क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा वैल्यू सिस्टम कॉन्क्रीट है कि जिसके आधार से आपने ये कन्विक्शन बना लिया कि हमारा बच्चा कभी डाइवर्ट नहीं हो सकता है। और मुझे इसलिए विश्वास है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का संचार है। बच्चा गलती करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और आपकी जानकारी के लिए एक नई चीज बताता हूं 2025 की। आज की डेट में ड्रग्स होम डिलीवरी ये आलम है। और अगर आलम ऐसा ही चलता रहा तो 2037 जब आएगा उसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। मैं कभी कभी बोलते बोलते बहुत क्रिटिकल हो जाता हूं। आई डोंट वांट टू बी दैट, ऐसा नहीं होना चाहता हूं मैं, हो जाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब मैं उन बच्चों को रोते हुए देखता हूं तो हमसे भी सहन नहीं होता। एक काउंसलर के रूप में मैं एक बार मैंने एक केस ऐसा देखा, मेरी खुद आंखों से आंसू निकल पाए। बीइंग अ ब्रह्मा कुमार, आई एम टेलिंग यू, इतना क्रिटिकल केस मैंने वो देखा। तो अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो थोड़ा जीवन में आध्यात्मिकता का संचार कीजिए, तभी इस समाज का रूप जो है वो बदलेगा। वरना अगर इसी गति से आप आगे बढ़ते रहे, फिर भगवान भरोसे हम सब लोग। वी हैड अ प्रोग्राम फॉर सिप्ला कंपनी, कैडिला कंपनी का एक प्रोग्राम था। डॉक्टर पार्थ सोनी, विच इज द टॉप मोस्ट साइकेट्रिक डॉक्टर इन गुजरात, he was going to take the clinical part। वो क्लिनिकल पार्ट लेने वाले थे, वो उसमें मेंटल वेलबींग या कुछ ऐसा, कुछ इमोशनल वेलबींग का टॉपिक था। और मुझे बोला कि आप जो है साइकोलॉजिकल पार्ट ले लीजिए। ठीक है, मैं जो है साइकोलॉजिकल पार्ट, क्लिनिकल पार्ट लेता हूँ, आप साइकोलॉजिकल पार्ट ले लीजिए। तो वो जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कोतवाल साहब आप कैसे जा रहे हैं स्पॉट पे? तो मैंने कहा मैं गाड़ी से निकलूँ। बोले नहीं, आप एक काम कीजिएगा, हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो मैं आपको वहीं से पिकअप कर लूंगा और रास्ते में हम थोड़ी चर्चा करते करते जाएंगे। तो वो आए, फिर हम उनके साथ दोनों पीछे बैठे। तो डॉक्टर पार्थ ने मुझे कहा कि कोतवाल जी 25 इयर्स बैक मैंने एमडी साइकेट्री किया और उस समय मुझे ये लगा था कि मेरी जिंदगी का सबसे खराब निर्णय है, मुझे साइकेट्रिक डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। क्यों? पेशेंट ही नहीं। आज ये आलम है कि इतने पेशेंट हैं कि अपॉइंटमेंट ही कई लोगों को 1.5-2 महीने के बाद। और उन्होंने मुझे क्या कहा, याद रखना बोलना कोतवाल साहब, आने वाले 20 सालों के बाद आपका प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन रहे, बाकी सबका भट्ठा गोल हो जाने वाला। क्यों? ये हालत समाज की होने वाली है। ये कौन कह रहा? एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कह रहा है, कोई आम आदमी सड़क छापने, और वो भी इतना बड़ा रिनोन्ड डॉक्टर। और उसने मुझे एक शब्द बोला था जो मैं नहीं बोलना चाहता। उसने कहा चलती फिरती लाशें हो जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जिस प्रकार की सिचुएशंस आगे आने वाली है, अभी हमको कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना है। मैंने 19 साल की उम्र में, सॉरी दीदी, 19 साल की उम्र में सिगरेट पीना, ड्रिंक करना और सारी चीजें, जितनी भी नॉनसेंस चीजें होती वो सारी कंज्यूम करनी शुरू करी। क्यों? राजपूत परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सबका एक ही इतिहास है, खाने पीने और मौज वाली दुनिया। लेकिन 2001 या 2 में जब मैंने कोर्स किया, वो दिन से ये दिन तक कभी जीवन में इनकी तरफ देखा भी नहीं। वेयर इज द डिफरेंस? आज भी तो वही हो ना। यह है आध्यात्मिकता की शक्ति। और जिन्होंने ये रसपान किया है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैं ये एक चीज कहता हूं कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त, मेरे समाज के सब लोग परेशान हो गए कि ये जीवन में कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन आध्यात्मिकता में वो ताकत है कि ये वाल्मीकि को वाल्मीकि बनाने की शक्ति रखती है। आप तो वाल्मीकि नहीं है ना, बहुत अच्छे है ना उससे, जब वो वाल्मीकि था, वैसे तो नहीं है ना हम लोग एटलीस्ट। तो जब अगर वो बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? पंचम सिंह का नाम तो सुना होगा, वो घूमते रहते, बहुत सारी जगह जाते हैं, शायद यहाँ भी आए होंगे कभी, डाकू पंचम सिंह। हाँ, तो एक गैदरिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी बैठा था। उन्होंने कहा 100 कत्ल करने के बाद अगर मैं सुधर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? तुम बदलना नहीं चाहते बोला। और जिंदगी में बदलाव तब तक नहीं आएगा। ये तो प्रोग्राम ठीक है, बहनों ने एफर्ट किया, आप सब लोगों को यहाँ बुलाया। आपके जीवन में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक आप अंदर से आवाज नहीं आएगी कि दिस इज एनफ नाउ।
और कोई भी सिचुएशन चैलेंजिंग कब बनती है? जब हमारे पास उसको हैंडल करने का आर्ट नहीं है, और वो आर्ट आध्यात्मिकता सिखाती है। इसके सिवाय और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। कितने बजे तक मेरे कंटिन्यू करना? 8 बजे तक। वाह, गुड, ठीक है। अच्छा, इसको मैं छोड़ देता हूं। अच्छा चलो, फिर भी आपसे पूछ लेता हूं, आप में से कौन है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं खाली पूछना चाह रहा था। अब आपको मैं ये एक 9 डॉट्स देखे, आप कभी स्कूल में आपने सुना होगा ना 9 डॉट प्रॉब्लम? सुना आपने कभी इसके बारे में? 9 डॉट प्रॉब्लम क्या है? ये 9 डॉट प्रॉब्लम, हाँ जी, ये 9 डॉट प्रॉब्लम क्या है कि ये समझ लो, ये आपकी सास है, ये बहू है, ये ससुर है, ये देवर है, ये भाई है, ये आपकी मदर इन लॉ है, ये आपका बॉस है, ये पड़ोसी है, और ये रिश्तेदार है। आप जब एक पारिवारिक जीवन में, तो इतने तो मिनिमम रिलेशनशिप आपके होंगे ही होंगे। और समस्या क्या है कि सबको लेकर के चलना है, हाँ या ना? सबको लेकर चलना है ना, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। और जिंदगी बहुत मौके नहीं देगी, कुछ ही अपॉर्चुनिटीज देगी। अगर आपके पास आर्ट नहीं है तो आप सबके साथ कनेक्ट होकर के नहीं चल सकते। इसलिए आप कई बार कहते हैं, सारी जिंदगी खपा ली, तुम मेरे से खुश ही नहीं रह पाओगे, रह पाते नहीं हो। सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे लगाई, अभी तक तुम हमारे से खुश है नहीं, तो क्या करूं? मर जाऊं? ऐसा भी कई बार बोलते, मर जाऊं बोला? नहीं, इतना कुछ तांडव करने की जरूरत ही नहीं। लाइफ इज सो सिंपल, हम कॉम्प्लिकेटेड इसको बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास वो आर्ट नहीं है इन 9 के 9 को कनेक्ट करने का। अगर एक बार वो आर्ट आप सीख लो तो बड़ा सिंपल है ये, सबको साथ ले चलना। आपने शंकर जी की प्रतिमा देखी होगी, देखी आपने कभी? अगर आप उनके सिर पे देखो तो गंगा का वास शीतलता का प्रतीक है, और अगर थोड़ा नीचे उतरो तो यहां पर क्या है? तीसरी आंख, जो ज्वाला का प्रतीक है। जल और ज्वाला दोनों साथ में। मगर अगर वाइफ अगर जल है तो हस्बैंड क्या है? ज्वाला। तो जल और ज्वाला एक दोनों एक साथ आराम से रह सकते हैं क्या? नहीं ना। थोड़ा सिर से नीचे उतरो तो चंद्रमा किसका प्रतीक है? अमृत का। और थोड़ा नीचे उतरो तो गले में क्या है? विष। देखो, अमृत और विष दोनों को साथ में ले चलने की कला। और थोड़ा नीचे उतरो तो गले में सांप, और उनका बेटा है गणेश। उनका वाहन क्या है? चूहा। सांप और चूहे की देखो दोस्ती है कि दुश्मनी? अभी सबको लेके चलना है, हाँ या ना? अच्छा, सांप, चूहा जो है वो सांप से डर रहा है, तो शंकर महाराज कहते तू टेंशन न ले, कार्तिक का वाहन क्या है? मयूर। मयूर किसको निपटाने की क्षमता रखता है? अब आप देखो कितने सारे लोगों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। लाइफ इज अ आर्ट, जीवन एक आर्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जीवन में हमेशा समस्याओं से घिरे रहने वाले हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन है नहीं, चैलेंजिंग वास्तव में हम उनको बनाते हैं। बात समझ में आई? तो इसको कनेक्ट करना बड़ा आसान है। अच्छा, अब जब भी कोई सिचुएशन आए करना क्या है? अब लास्ट में तो बताऊंगा, मैं स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव इसका कवर करूंगा। जब भी कोई सिचुएशन आए तो पहला तरीका है भाग जाओ, जो सबसे सिंपल और शॉर्टकट है। मैं क्यों ये बता रहा हूं? दिल्ली हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट और हैदराबाद हाईकोर्ट के यहां कोई वकील है, एडवोकेट है कोई यहां? अच्छा सर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना, ठीक है? दिल्ली हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट और हैदराबाद हाईकोर्ट, इसके स्टैटिस्टिक्स हमने स्टडी किए डिवोर्स के। 365% पिछले 10 सालों में डिवोर्स रेट बढ़ चुका। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। कितने परसेंट? 10% नहीं, 20% नहीं, 100% नहीं, 364% डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं। क्या कारण है? तुम भी इंजीनियर, हम भी इंजीनियर, नहीं जमता तू तारे रास्ते मैं मारे रास्ते, बात खत्म। ऐसे रिश्ते चलेंगे फिर? तो हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, बेटी को भी ज्ञान दे रहे हैं, बेटे को भी ज्ञान दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम शिक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, साथ में नहीं रह पा रहे। क्यों? इंडिपेंडेंट जो हो गए, तो जब इंडिपेंडेंट हो गए तो अब एक दूसरे के साथ चल
नहीं सकते हैं। तो पहला तरीका है कि जीवन में कोई समस्या आ जाए तो भगोड़े बन जाओ, भाग जाओ समस्या से। सबसे सरल है ना ये। लेकिन एक बात बताऊं, वी ऑल आर इनटू अ ब्लडी जंगल। हम सब लोग जंगल में हैं और जंगल में केवल जानवर ही होते हैं। अगर आप चूहे से भागोगे तो आपको बिल्ली निपटा लेगी, और अगर बिल्ली से भाग गए तो कुत्ता पकड़ लेगा, कुत्ते से बचे तो शेर पकड़ लेगा, और शेर से बच गए तो हाथी निपटा लेगा। क्यों? वी आर ऑलरेडी इनटू अ जंगल। ये जो मनुष्य जीव संसार है ये किस तरह का हो गया आज की डेट में, है ना? आप सबको ज्ञान है या नहीं इस चीज का, अनुभव है कि नहीं इस चीज का? तो इसका मतलब पहली बात, भागना इज नॉट एनी सोल्यूशन। क्यों? कहां जाओगे भागकर? बताया ना, 4 शादियों के बाद भी रो ही रहा है। और एक केस नहीं है, दर्जनों केसेस देखे मैंने अपनी लाइफ में। अहमदाबाद से एक लेडी आई, उनकी उम्र कितनी 65 साल जैसी होगी, तो बहुत रो रही थी। तो मैंने पूछा, मैडम आपके रोने का क्या कारण है? बोले, मेरा बेटा। मैंने कहा क्यों? बोला, मैंने उसकी शादी करवाई, उसको लड़की पसंद नहीं थी लेकिन मुझे पसंद थी, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों की बेटी थी, तो मुझे लगी कि मेरे बेटे को बहुत खुश रखेगी, और मैं चाहती थी मेरा बेटा जीवन में खुश रहे। हर माँ चाहती है, आप भी चाहते होंगे। यस नो, हाँ या ना? एकदम सीरियस हो गए सारे के सारे। हाँ जी, तो कहा मेरा मान रखते उसने शादी कर ली। शादी के 6 महीने के अंदर ही उसने अपने सारे रूप रंग दिखाने शुरू कर लिए। बेटा कहता है, झेल तू, अब तू ही तो लाई थी, मेरा तो क्या है, मुझे तो पहले भी इंटरेस्ट नहीं था और आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम थी उसका मेरे बेटे में कोई ध्यान नहीं था। फिर किस में ध्यान था जी? बोले बाहरी चीजों में, घूमना फिरना, पहनना और मतलब डेकोरेट करना खुद को। तो ये मैंने 6 महीने देखा। फिर हमने सोचा कि भाई ये बारात किसी मंजिल पर पहुंचने वाली नहीं है, वी शंट आउट, उसको निकाल दिया। अच्छा, फिर बेटे ने बोला, माँ मेरे को शादी नहीं करनी, शादीशुदा जीवन बहुत तकलीफदायी है, मैं ऐसे ही एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ। ऑफिस में काम करता था, एक लड़की पसंद आ गई, साथ में काम करती थी, उठना बैठना चलना, तो पसंद आ गई। तो उसने सोचा कि चलो अब दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उसने सेकंड मैरिज कर ली। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो भाई, जब बेटे ने अपने पसंद की बहू लाई? बोले ये उसकी भी मां है। क्या कहा? ये उसकी भी मां है। अच्छा, फिर क्या किया? बोले इसको भी भगा दिया। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, उसको भी भगा दिया। मैंने कहा फिर अब जब बला भाग गया, अब काहे को रो रहे हो? बोले तीसरी शादी के लिए तैयार नहीं है वो। मैंने माता जी को कहा कि माता जी, बहुएं बदलने से आपके हालात नहीं बदलेंगे, आपको अपनी आदत को बदलने की जरूरत है। 3 लोग खराब नहीं हो सकते हैं। क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है? वो माँ है ना, कभी कभी हमारी ममता भी हमारे जीवन में हमारे आड़े आती है, हाँ या ना? तो ममता भी कंट्रोल्ड रखनी है, जरूरत से ज्यादा ममता नहीं रखने की जरूरत है। तो पहली चीज भगोड़ा, ये कोई सोल्यूशन नहीं। ये 2 भगोड़े देख रहे हैं आप इधर इधर, ये विजय माल्या और ये नीरव मोदी। हुआ क्या, लंदन एक मॉल में किसी को दिखा भारतीय को, तो सबको बोलता देखो देखो चोर इधर घूम रहा है, और उसको इतनी शर्म लगी कि भारत छोड़ा लेकिन यहां भी लोग मुझे। इसका मतलब आप अगर परिस्थितियों से भागेंगे ना, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप टेम्परेरी रिलीफ जरूर आपको मिलेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। बेटर है कि आप क्या करें, दूसरा चीज, बाउंस बैक करें। बाउंस बैक कैसे करें? मैं एक हॉस्पिटल में गया, उस हॉस्पिटल का नाम है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। ध्यान से सुनना जरा, उस ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल का आपको मैं इतिहास बताता हूं। मैं जीवन में 2 हॉस्पिटल से प्रेरित हुआ। एक सिविल हॉस्पिटल है जो गुजरात में है, और एक वेस्ट बंगाल में है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूं, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा इस कहानी पे, क्यों? ये कहानी है ही ऐसी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, रियल पिक्चर्स मेरे पास है। सुभाषिनी मिस्त्री नाम करके एक औरत थी, वेस्ट बंगाल में उसका जन्म हुआ। 12 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। सामना करना सीखना हमको। भगवान आपको जरूर शक्ति देगा तब जब आप डटे रहेंगे। 12 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और 24 साल की उम्र में 4 बच्चों की मां बनी, और 25 साल की उम्र में पति ने शरीर छोड़ दिया।
क्योंकि पूरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। सुभाषिनी को लगा कि मेरे पति की मौत बीमारी से नहीं हुई, मेरे पति की मौत हॉस्पिटल ना होने से हुई। वहीं बैठे बैठे लाश के सामने प्रतिज्ञा करी कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट से पहले मरना, ट्रीटमेंट के बाद भले मर जाए लेकिन ट्रीटमेंट से पहले नहीं मरना चाहिए। ऐसा कहने से क्या होगा? झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली औरत हो पाएगा कुछ? ऐसा सोचने से हो पाएगा कुछ? सब्जियां बेचनी शुरू करी। देख रहे हैं यहां तस्वीर, सब्जियां दिख रही है नहीं? ये रियल पिक्चर, रियल टाइम पिक्चर है उसकी। सब्जियां बेचनी शुरू करी। सब्जी बेचते 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 पहले बेटे को डॉक्टर बनाया। क्या बनाया? दूसरी बेटी को पढ़ा के नर्स बनाया। और नर्स बनाने के बाद एक छोटा सा छापरा लिया और उस छापरे में 4 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया, बेसिक ट्रीटमेंट। फिर जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता गया, एक्सपीरियंस होल्ड करता गया, तो धीरे 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 उसने एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें आज की डेट में 200 बेडिंग फैसिलिटी है। भागना इज नॉट सोल्यूशन, कमिटमेंट। ये चाहिए ही नहीं मुझे ये चाहिए कि आप ये बोलो कि मेरी समस्या का कद मुझसे लंबा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरी समस्या मेरी क्रिएटेड है, रचना रचयिता से कभी बड़ी हो नहीं सकती। आपकी समस्या आपसे कभी बड़ी नहीं हो सकती। बस इतना है कि आपकी उस समस्या के लिए तैयारी ठीक नहीं है। तो यह है कि आप बाउंस बैक करें। तीसरी चीज है कि अगर जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, आप उसको इग्नोर करते जाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, गैंग्रीन का शेप धारण कर लेगा। गैंग्रीन समझते हैं आप? जिस घाव का उपचार ना हो तो कुछ समय के बाद वो क्या बन जाता है? गैंग्रीन, कीड़े लगने लग जाते हैं। समस्या का समाधान अगर आप सही समय से नहीं करेंगे, किस्मत के भरोसे रहेंगे, भगवान के भरोसे रहेंगे, दूसरों के भरोसे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जब भी जीवन में चारों तरफ अंधकार दिखाई दे, एक काम करना, उस समस्या का जो एक्सपर्ट है ना, उसकी सलाह लें। हमारे भारत में एक बहुत समस्या है, हम कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। क्यों? लोग सोचेंगे पागल हो गया क्या? क्योंकि पागल ही जाते हैं ना वहां सारे। ऐसा आप सोचते हैं ना? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर समस्या का एक काउंसलर होता है और वो आदमी मंझा हुआ एक्सपर्ट है उस फील्ड का। आप जब उसकी सलाह लेंगे तो आपको कुछ तो निश्चित, जैसे देखो आप जब गेट के अंदर आए थे, जो चीजें मैंने आपको बताई, क्या इतना अनुभव आपके पास था? यहां बैठे बैठे आप जरूर अपने आप के अंदर में सोच रहे होंगे मैं कहां कहां गलतियां कर रही हूं और उन गलतियों को मेरे को कैसे कैसे आप ठीक करना। हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? किस बात के लिए? आपका शटर डाउन हो गया था इसलिए पूछ रहा हूं, है ना? थोड़ा अलर्ट बैठिए, ठीक है? समझ में आया मेरी बात? और उसके बाद जो है कि आप अपना एटीट्यूड बदलिए ना, सोच बदलिए ना। देखो, दुख और सुख ये मन के 2 विकल्प हैं। दुख और सुख विकल्प है मन के पास, 2 विकल्प हैं। जब मन आपके वश में है आप सुखी हैं, और जब आप मन के वश हैं तो मन के विकल्प हुए नहीं। हाँ या ना? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? तो मन के विकल्प है, आप केवल सिर्फ एटीट्यूड चेंज करो। मैं कहता हूं, मेरे पास एक लड़की आई, उसकी उम्र थी 22 साल, उसकी शादी होने वाली थी। तो हुआ क्या कि सारी तैयारी, इट वॉज अ लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, दोनों 2 in 1। तो पूरी तैयारियां हो चुकी थी, 1 करोड़ रुपए खर्चा हो गया पूरे अरेंजमेंट्स में। और बारात की अगली रात वो फोन करके कहता है उसके पिताजी को कि हम शादी ना करेंगे। लड़की टोटली एकदम मतलब वो पागल जैसी हो गई, रो रो के हाल उसका खराब किया। अगर उसको ऐसा ही करना था तो इतनी बदनामी का टोकरा हमारे सिर पे क्यों रखा उसने? 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले कहता मेरे पिताजी की कितनी बदनामी हुई, घर की कितनी बदनामी हुई। मैंने वो कहती मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। अपनी बड़ी बहन के साथ आई थी, बड़ी बहन भी रोने लग पड़ी, जिसको देख करके हम भी बहुत दुखी हो चुके हैं। मैंने उसको बोला तुम्हें इस समस्या का सलूशन चाहिए? वो बोले हाँ मुझे चाहिए। लेकिन मैंने कहा देखो मैं ना आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, मेरी दवा बहुत कड़वी है, खा पाओगी? कहावत क्या है? मरता
जोर से बोलो, मरता? बोले सर बता दीजिए, पूरी कोशिश करूंगी करने की। मैंने कहा बेटा एक काम करो, यहाँ से सीधे जो है आप एक शॉप पे जाओ, वहां से एक बड़ा बुके ले आओ, और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बुके ले आओ और उस बुके के ऊपर एक टैग लिखना कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस। बोले मर जाऊं उस पागल को कभी ऐसा नहीं देखूं। आदमी तुम्हारे जीवन की समस्या नहीं है, तुम्हें उस समस्या का सामना करने की तुम्हारे पास ताकत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें मैं यकीन से कहता हूं इसमें कुछ तो अच्छा छिपा हुआ है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। बोले सर आप मोटिवेटर हैं, आपका काम है ये बोलना। मैंने कहा ये बाल सफेद हो गए, 40 साल मेरी उम्र हो गई, अनुभव के आधार से बोल रहा हूं तुम्हें मैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 22 दिन के बाद उस बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो शरीर छोड़ के इस दुनिया से, अगर वो शादी करती तो विधवा होती कि नहीं होती। इसलिए मैं शुरुआत से आपको एक चीज कह रहा था कि सारे तोहफे जीवन में रैप होके कुछ कुछ समस्याओं के रूप में भी आते हैं। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो सवाल नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दुबई एयरपोर्ट पे मैं फ्लाइट ले रहा था, मेरे को इंडिया आना था। ध्यान से सुनना, ये चाइना के बगल में कौन सा देश है? ताइवान, करेक्ट, आप बिल्कुल सही है। तो ताइवान से एक फ्लाइट निकली जिसपे 254 पैसेंजर ऑन बोर्ड थे। ये मैं मेरी आंखों के सामने देखी हुई घटना आपको बता रहा हूं। ताइवान से वो जानी थी वॉशिंगटन डीसी, और दुबई में उसका 2 घंटे का जो ट्रांजिट लेओवर था। तो मैं भी वहां पर लॉन्ज में बैठा हुआ था। इतने में क्या हुआ, एक लोकल अरबी आया। तो जब अरबी आया तो फाइनल जब बोर्डिंग चेक इन होता है तो वहां पर जो लेडी बैठी उसने बोला सर यू कैन नॉट फ्लाई। बोला क्यों? बोला आपका वीजा में जो नाम है और आपकी जो टिकट में नाम है वो मिसमैच है। बोला ये मेरी गलती तो नहीं है, ये तो वीजा बनाने वालों की गलती है। मेरा जो एक्चुअल नाम है वही डॉक्यूमेंट मैंने दिया था। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, और मुझे तो जाना ही जाना है। उसने कहा सर यू कैन नॉट फ्लाई बाय रूल। तो ये झगड़ा करने लगा कि मेरी गलती थोड़ी, तुम लोगों की गलती, अब तुम लोग देखो, मेरे को तो जाना जाना, मेरी मीटिंग बिजनेस मीटिंग है वहां पर। तो वो तो एडमेंट हो गई, बोले सर नहीं हम नहीं जाने दे सकते, आप मेरी कंपल्शन प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं बाजू में बैठा हुआ था, बोलता वेयर इज योर ड्यूटी मैनेजर। उसको बुलाओ, बोला मैं उससे बात करूंगा गुस्से में। तो वो गई तो अपने मैनेजर को बोला कि सर एक आदमी बहुत वायलेंट हो गया, तो आप प्लीज जरा उससे बात कर लीजिए। तो वो ड्यूटी मैनेजर आया तो वो उससे भी लड़ने लग गया, मेरे को जाना है जाना, बोलो कुछ भी करो तुम लोग, बोला तुम्हारी गलती है। ड्यूटी मैनेजर उसको बहुत समझाता रहा, ये थोड़ा उग्र रूप लिया, तो फिर 4-5 स्टाफ मिलकर के उसको उठा के फेंक दिया बाहर। ठीक है, आधे घंटे के बाद वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद 30,000 फीट पे जब पहुंचती है, 15 मिनट भी उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 254 के 54 टोटल खत्म, सिर्फ एक आदमी बचा, वो पागल जो उसमें घुसना चाहता था। अब उसको अगले दिन न्यूज़पेपर में जब उसने ये न्यूज़ पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, उसने भी डेफिनेटली पढ़ी होगी, तो क्या कहता होगा कि भगवान धन्य हो उसका जिसने मेरा नाम वीजा में गलत लिखा था। ऐसी कई सारी मेरे पास रियल लाइफ काउंसलिंग एक्सपीरियंसेस हैं। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई विकट परिस्थिति आए घबराना बिल्कुल नहीं, अच्छा पार्ट ढूंढने की कोशिश करना कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा समाया हुआ है। कैसे करेंगे? तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो उसके लिए क्या करना है, पहले एक चीज आप डेवलप करिए, एक्सेप्ट तो करिए। हो सकता है कि आपकी वाइफ थोड़ी डिमांडिंग हो, एग्रेसिव हो, बच्चा थोड़ा नटोरियस हो, पढ़ाई में ज्यादा फोकस ना हो। कर क्या सकते हैं? चेंज थोड़ी कर सकते, उसको रिप्लेस तो नहीं ना कर सकते बच्चे को, या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते पड़ोसियों के साथ, फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं मैं दूसरों के पेरेंट देखते हुए इतने लविंग, इतने केयरिंग है, हमारे तो रोज लड़ते ही रहते हैं, उनको लड़ने के सिवाय कुछ काम ही नहीं बोला। हाँ, तो फिर मम्मी पापा एक्सचेंज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो क्या करना है फिर? रोते रहना है या फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना? दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। मुझे एक घटना याद आती है, ये भी अभी मेरे दिमाग में आई। गूगल के जो सीईओ हैं, क्या नाम था उनका? सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई ना। एक दिन क्या हुआ, उनकी मैडम ने उनको कहा देखो शाम को टाइम पे आना, हमको शादी में जाना है। तो उसने कहा मैडम जो हुक्म। अब उसने पूरी कोशिश की, कोई मीटिंग ऐसी आ गई और थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद निकला तो कहीं रास्ते में कहीं अलग जगह में भटक गया, बहुत समय पहले की बात है ये। तो भटक गया तो
मेन स्ट्रीम तक पहुंचते पहुंचते उसको 2 घंटे उसके वेस्ट हो गए। मैडम बहुत गुस्से में थी, फिर रिक्शा पकड़ के गाड़ी से जैसे भी वो चली गई। अच्छा, वो चली जाने के बाद सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब घर आई तब तक अभी भी साहब कहीं भटके हुए ही हैं। जैसे घर में एंट्री ली तो बहुत धुआंधार लड़ाई हुई और उनकी वाइफ ने बोला गेट लॉस्ट, और बोले मैं घर से, मेरे को एक थैला पकड़ा, बोले गेट लॉस्ट, बोला तुमने मेरी जिंदगी खराब कर ली है, तुम्हारा रोज का ये नाटक है। तो बोला मैं थैला लेकर के घर से निकला, किताब में लिखा उन्होंने, थैला लेकर के घर से निकला, और जब निकला तो रास्ते में मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी ने निकाला, मेरे पास तो पैसे, मैं तो कहीं भी रह सकता हूं। ऐसे कितने लोग होते होंगे ना जो रास्ता भटक जाते होंगे। तब आविष्कार हुआ गूगल मैप का। किसका? क्योंकि उसने सोचा कि कुछ ऐसा बनाओ जो दूसरे किसी को घर से बाहर जाना। इसलिए जीवन में ऐसे कई सारे, ये सत्य नादेला की पिक्चर है। इनके 2 बच्चे थे, पहले बच्चे को सेरेब्रल लेप्सी थी। सेरेब्रल लेप्सी समझते हैं आप? दिमाग जो एकदम उनका उसका जो है पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा, जब सेरेब्रल लेप्सी हुई ना तो सत्य नादेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, वो कहते हैं कि उस बेटे के साथ जब हुआ ना तब जाकर के पहली बार मुझे ये विचार आया कि मेरे बच्चे के जैसे दुनिया में कितने इस समस्या से जूझ रहे होंगे जो डिसेबल है। और तब हमने एक यंत्र बनाया, एक चेयर बनाई, जिस चेयर पे बैठे बैठे आप मन में कुछ भी सोचो तो वो टेक्स्ट के रूप में और ऑडियो के रूप में जो है घर के लोगों को सुनाई दिखाई पड़ता है। इसलिए क्या बताया, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करें, देयर इज अ लाइन, यू कैन नॉट ग्रो unless you move from denial to acceptance। इसका मतलब है कि आप जीवन में कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं जब तक आप डिनाइल से एक्सेप्टेंस की ओर मूव नहीं करेंगे। अब 2 तरीके हैं, या तो हंसते हंसते एक्सेप्ट करो या फिर रोते रोते करो। दोनों केस में एक सवाल पूछूं, आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप जो निर्णय लेंगे मेरे लिए भी वही मान्य, मैं भी वही करूंगा। डन? डन जी? जवाब देंगे पक्का? अब तो माइक भी ठीक चल रही है, बोलो ना हाँ जी। मान लीजिए, एक्सेप्ट कैसे करना है उसके लिए मैं कहता हूं, मान लीजिए आप हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है? जजों की एक टीम बैठी है, आप सोच लीजिए आप वो टीम में हैं और मैंने किसी का मर्डर किया, ध्यान से सुनना जरा, खून कर लिया, कुछ गलत काम कर लिया और आप लोगों ने मेरी 20 साल की सजा तय कर ली। अब मुझे उस सजा से कोई बचा सकता है? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप। अब मेरे पास ये 20 साल की सजा काटने के 2 विकल्प हैं। फैसला आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं मैं, आपने लेना है फैसला। पहला विकल्प है कि जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसता रहूं, ऐसा ना करता तो वैसा ना होता, वहां ना जाता तो ये ना होता, ये ना किया होता तो आज ये धुन ना देखना पड़ता, और रोते 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 20 साल जेल गुजारूं। दिस इज चॉइस 1। ध्यान से सोच के उत्तर देना, ऐसा ना हो जाए फंस जाओ। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब दोबारा कभी रिपीट नहीं करूं, और अपने कर्म का पश्चाताप भी हुआ, लेकिन साथ साथ में ये कहा कि 20 साल के बाद जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा जीवन में एक बदलाव जरूर लाऊंगा और हंसते हंसते अपने 20 साल जो है जेल काटूं। विच इज द बेटर ऑप्शन, पहला वाला या दूसरा वाला? तो ये मेरे लिए, तो फिर खुद भी हंस लो ना, फिर टेंशन किस बात की आपको? जब जेल में आ ही गए, वो खून तो कर ही गए, धरती पे आ ही गए हम लोग, अब सजा भी हमारी फिक्स हो गई है, तो अभी हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम रोते रोते कि बीवी ऐसी क्यों, बच्चे ऐसे क्यों, नौकरी ऐसी क्यों, पड़ोसी ऐसे क्यों, दोस्ती मेरे को ऐसे क्यों मिले, ये एक तरीका है, और रोते रोते आप 100 साल काटो। और दूसरा, जो भी ईश्वर ने दिया मैं उसका बहुत आभारी हूं, सब कुछ मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला, और फिर हंसते हंसते 100 साल गुजारूं। कौन सा ऑप्शन सही है? और कितने लोग हैं जो पति पत्नी दोनों आए हैं? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, हाथ उठाओ, तो उठा के रखना। तो आज आपने प्रतिज्ञा की है घर जाके लड़ने की, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, हंसते हंसते। अब आप ये नहीं कह सकते हैं, आपकी वाइफ कहाँ बैठी है, कहाँ है जी, जरा हाथ उठाना। हाँ, तो इन्होंने आज कमिटमेंट करी कि अब हमारी तो सजा फिक्स हो गई है हस्बैंड वाइफ के रूप में, अब हमारे पास 2 ही चॉइस है कि आप रोते रोते 100 साल गुजारे या हंसते हंसते। सर आपकी कितनी एज हो गई? 58। शादी हुए कितने साल हुए? 32। मैडम आप विटनेस हैं, 32 सालों में कभी आपने अपनी वाइफ को एक बार भी बोला कि तुम्हारे बिना तो जिंदगी अधूरी थी? मैडम ऐसा बहुत, वो हंस रही है, कान तरस गए बोला सुनने के लिए है ना, बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में।
मेरे पास बहुत सारी चीजें, टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। यू शुड बी थैंकफुल, यू आर ब्लेस्ड विद अ वाइफ। जिनकी 4 औरतें चली गई, आप जरा उनके बारे में सोचिए। कुछ कैसी भी हो लेकिन अभी भी साथ नहीं। यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। और आप कैसे भी अभी तक आपको झेल रही है, यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। कौन का हटा लिया, ये पीड़ित ज्यादा है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। आपकी पत्नी बैठी है क्या यहाँ? हाँ, इसीलिए तो दिल की बात निकल रही है ना। नहीं तो नहीं निकलती थी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एज ए पेरेंट आप सब लोगों को मेरी एडवाइस है, चेंज व्हाट यू कैन चेंज। जो चीज आपके हाथ में है ना, बदलाव, बस आप वो करिए। टू मच चेंज में जाने की कोशिश मत कीजिए। आप पूरी जिंदगी खपा देंगे, सामने वाला नहीं बदलेगा। एक ही आदमी है जिसको आप बदल सकते हैं, वो है आप खुद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टीफन कोवी ने अपनी किताब में लिखा। स्टीफन कोवी कौन है? ऐसे 1 घंटा अगर यहां बोले ना, $1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 1 मिलियन के 83 रुपए, तो कितने? 16 करोड़ रुपए केवल 1 घंटे का चार्ज। कितना? 16 करोड़। और किसको ट्रेनिंग देता होगा? फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज को। उसने अपनी किताब में वो फॉर्च्यून 500 के सीईओज को एक चीज सिखाई कि जब आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, बदलाव खुद से लाना हो। देखा है, और रिक्शा वाले के यहाँ कलेक्टर, एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर 200 करोड़ उसकी सैलरी है, तो अगर मैं जो नहीं बन पाया मैं इसको बनाऊंगा। उसको बनाने के चक्कर में इतना टॉर्चर, मैं ज्यादा लंबी बात में नहीं जाऊंगा। आज वो पूना में एक गैरेज में एक छोटे से फिटर की हैसियत से काम कर रहा, हो गई ना बर्बादी। इसलिए इतना ज्यादा आप किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपने 4 बच्चों में, 4 भाइयों में सबसे नालायक मैं था पढ़ने में। आप सोच रहे इतने गर्व से कौन कहता भाई? फैक्ट बता रहा हूं मैं। और मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि ये 3 तो जिंदगी में कुछ कर लेंगे, तू नालायक जिंदगी में क्या करेगा। एक दिन हाथ पकड़ के छत पे लेके बोले, यहां से फेंकूंगा तुझे मैं। इतनी एग्रेशन। ये 3 तो जिंदगी में कुछ कर लेंगे, तुम जिंदगी में क्या करोगे? आज मेरे पिताजी को कोई पूछे कि आप कौन है, तो वो कहते मैं मनोज का फादर हूं। 3 का नाम नहीं लेते। क्यों? उस जमाने में 10th में मुझे 3 ग्रेस मार्क्स मिले तो मैं पास हुआ। पीएचडी में मैंने टॉप किया था पूरी टीम के अंदर। दिस इज हाउ द लाइफ चेंजेस। एक गांव में पला बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा, हिंदी ढंग की नहीं आती, कैसे इतनी लंबी यात्रा तय कर ली? किस्मत पहले से फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत। लेकिन किसी ने कहा बाबूजी रोते क्यों? बोले हमारे तो गर्व से कह रहे हैं, शक्ल भी ऐसी है, वो रोते रोते बना ली, कोई कारण थोड़ी है, क्योंकि आप ये चेंज करना चाहते हैं बच्चों का। तीसरी चीज जो है कि आप दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हेल्प विद पीपल, लेट देम थिंक, उनके पास चॉइस है, वो क्या सोचना चाहते हैं। तो इन चीजों को नहीं आप चेंज कर सकते। आप इसको कीजिए, आपके शब्दों पे ध्यान दीजिए। कहीं आपके शब्द ऐसे तो नहीं है कि ऐसा घाव कर जाए कि इररिपेयरेबल लॉस। बताइए ना 3-4 किस्से मैंने आपको, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, शब्द ही तो थे। वो माता फूट फूट के रो रही थी कि मैंने ऐसा क्यों होगा, मेरी जीभ को काली ने डस दिया था, क्या बोला, क्यों बोला मैंने ये उसको। अब क्या फायदा? ये आपके कंट्रोल में है। आप सोच क्या रहे जब आपके साथ कुछ हो रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, मैंने तो जीवन में सिर्फ दुखी दुख देखे, या फिर ये सोच रहे हैं कि पेपर उसके होते हैं जो स्कूल में पढ़ता है। घर में बैठे नालायक का कोई पेपर नहीं होता है, हाँ या ना? और नर्सरी के पेपर और पीएचडी के पेपर में अंतर होता कि नहीं? तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आपके पेपर भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट आते रहेंगे। इसलिए क्वेश्चन नहीं कि जिंदगी भर यही देते हैं, क्योंकि एग्जाम देने का मतलब है कि पेपर आने का मतलब है कि आपकी प्रगति हो रही है, आप कुछ सीख रहे हैं नया। तो इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज कि जब मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं दूसरों को कैसे ट्रीट करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्पॉइल्स योर रिलेशनशिप। आपके रिश्तों को वही बर्बाद करता है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। ईश्वर ने जुबान दी,
और गीता में लिखा है कि इसको कैसे यूज करना। अभी किसने पढ़ी यहाँ गीता? नहीं पढ़ते हम तो, टाइम कहाँ है ना हमारे पास, क्योंकि वो नहीं हो जाए ऐसे ऐसे चलती, पहले ऐसे ऐसे चलती थी हमारी उंगली किताब पे, अभी ऐसे ऐसे चल रही है मोबाइल पे। तो ऐसे से ऐसे हो गए, इसलिए ऐसे करते करते कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। ठीक है, तो टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी करना क्या है, बिकॉज अभी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। अब ये तो सारी बातें समझ में आई कि जीवन में समस्याएं अनेक प्रकार की आती हैं, सोल्यूशन क्या है, वेर इज सोल्यूशन। सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा और अब मैं चाहता हूं आपका 100% अटेंशन मेरी ओर। तो एकदम अलर्ट होकर के बैठो, ठीक है, एकदम सहज होकर के बैठो, अलर्ट और सहज, एकदम स्टिफ नहीं होना है। और अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं ना, एक एक शब्द आपके दिल की डायरी के ऊपर नोट करने हैं आपने, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव लूंगा और फिर आज के टॉपिक के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड आई विल नॉट टेक एज प्रॉमिस्ड 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 8 बजे आप यहां से रिलीज होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके चेहरे से समझ पा रहा हूं कि घर जाके और भी काम करने हैं। ठीक है, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा शरीर है और दूसरा इसके अंदर एक आत्मा, ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल में सिम है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसका जो भोजन है दाल रोटी सब्जी फ्रूट और जूस, लेकिन आत्मा का वो फ्रूट जूस दाल सब्जी से कोई लेना देना नहीं। जैसे गाड़ी और ड्राइवर का भोजन क्या होता है? दाल रोटी सब्जी फ्रूट जूस। लेकिन क्या उससे कार चलती है? क्या कार का भोजन है सीएनजी पेट्रोल डीजल, उससे ड्राइवर चलता है क्या? नहीं, दोनों का भोजन अलग अलग है ना। मान लीजिए आपकी गाड़ी में हम फुल टैंक पेट्रोल डलवा दें और आपको 1 हफ्ते से खाना ना दें, तो आपको कहें कि महाराष्ट्र से आपको दिल्ली जाना, जा सकते हैं आप? नहीं जा सकते। गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल है, क्यों नहीं जा सकते? अच्छा ठीक है, अच्छा चलो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आपको 56 प्रकार का व्यंजन खिला देते हैं, ऐसा करने वाले नहीं, खाली अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो 56 प्रकार का व्यंजन खिला देते हैं फुल एनर्जी के साथ, लेकिन अब की बार आपकी गाड़ी में 1 बूंद पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। अब तो आप जा सकते हैं ना, तो कब जा सकते हैं फिर? तो ये करते क्यों नहीं हो यार? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इतना ज्ञान रखते ही हो कि शरीर का भोजन अलग है आत्मा का भोजन अलग है, तो इसका भोजन तो पूरी जिंदगी खपा ली इसके पीछे, लेकिन आत्मा के बारे में उसको कोई भोजन ही नहीं दिया। इसलिए जब भी कोई सिचुएशन आती है हम उसको फेस ही नहीं कर पाते हैं। बस ये है हमारी तकलीफ, क्योंकि अंदर जो ड्राइवर बैठा वो भूखा प्यासा है कितने सालों से, अब वो परफॉर्म कैसे करेगा? अब दूसरी चीज बताता हूं और गहराई से। हमारी जो आत्मा है उसके पास 2 फैकल्टीज है, 2 जो फैकल्टी है उसकी। एक है मन। मन क्या काम करता है बाय द वे? सोचने का काम करता है। इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, इधर ये होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या सोचता है? ध्यान से सुनना, एनी डैम थिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ प्लैनेट, एक कोई घटिया से घटिया चीज भी दुनिया में जिसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है ना, वो भी इसको चाहिए। मैं बताता हूं क्या क्या चाहिए इसको, 2 मिनट रुकना। इसको सब कुछ अच्छा लगता है। तो मन का क्या काम है? इसको सब कुछ चाहिए, सोचते रहना। 24 घंटे में, साइकोलॉजिकल स्टडीज हमारी बताती है, 24 घंटे में 52,000 बातें सोचने की क्षमता रखता है नॉर्मल मन, जो आप में से किसी के पास नहीं है। ये नॉर्मल मन की परिभाषा बता रहा हूं। एबनॉर्मल फिर इंटू जितनी एबनॉर्मलिटी वो कर लो आप। और आप सोचो कि जो मन इतनी सोचने की क्षमता रखता है, अगर आपके पास क्या सोचना क्या नहीं सोचना वो फिल्टर नहीं, तो जिंदगी खराब करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? करेगा ना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय लेना। क्या निर्णय लेना? सही और गलत के बीच में भेद करके निर्णय लेना। लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, सरल भाषा में। मन जो है ना, मन ये 1 साल के बेटे की तरह, बच्चे की तरह है। अब बच्चे को कितना ज्ञान होता है? मिट्टी मुंह में, कीड़ा मुंह में, पत्थर मुंह में, क्योंकि ज्ञान कहां है सही और गलत का? बच्चा है ना। तो मन भी वैसा ही है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो बुद्धि क्या है? मम्मी। क्या है बुद्धि? समझदार। मुंह में कैसे कीड़ा, तो मम्मी मुंह में उंगली डालती है तो कीड़ा बाहर, मिट्टी डाली तो मम्मी क्या करती है? मुंह में उंगली डाल करके मिट्टी बाहर। यही काम है ना मम्मी का। तो बुद्धि का भी यही काम है कि मन ने अगर किसी गलत चीज को चूज कर लिया तो उसको बुद्धि से बाहर निकाल देना। लेकिन एक बात बताऊं, जब वो मन बच्चा बड़ा हो जाता है 16-17 साल का, अब वो खाता है गुटखा, मम्मी की औकात है मुंह में उंगली डालने की? अब है
आप डाल सकती हैं, क्योंकि बच्चा, बस आपका मन बलवान हो चुका है, इसलिए आप मम्मी की चलती, बुद्धि की चलती नहीं। यही कारण है कि आप लोग कहते हैं इस आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हुई है। कभी कहा है इसका मन भ्रष्ट हुआ है? कभी नहीं ना, सोचा आज तक कभी? मन कभी भ्रष्ट नहीं होता। जिस काम के लिए बना है वही काम ये कर रहा है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो हमारी बुद्धि। अब देखो मन क्या कहता है, सुनने जैसी बात है, आपको हंसी आएगी, आप जरूर हंस लीजिएगा, लेकिन मुझे हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब देखो मन क्या क्या करता है। डायबिटीज पेशेंट का मन कहता है रसगुल्ला खाऊं, दिखता है ना, तो क्या कहता है? रसगुल्ला खाऊं या आम खाऊं। बुद्धि कहती है 350 शुगर है, आम या रसगुल्ला खाएगा तो निपट जाएगा। खाता कि नहीं खाता है? खाता कि नहीं खाता? वो बोलता है ये तो ओम शांति का प्रसाद है, ये तो खा सकते हैं। कैसे मन उसको कैसे मनवाता है, आप देखो तो सही। ये तो ओम शांति का प्रसाद है, ये तो ये है ताकत आपके मन की, बुद्धि की चलने नहीं देता। तो मैं आपको मजाक एक सुनाता हूँ प्रैक्टिकल। हमारी एक बीके बहन थी, ब्रह्मा कुमारी बहन, उनको डायबिटीज थी, लेकिन उनको ना रसगुल्ला दिखते पता नहीं अंदर क्या हो जाता था। मैं खाने नहीं देता था उनको। बड़ी बहन है, मेरे से बहुत सीनियर बहन है। तो हमारा जो किचन है और मेरा जो 3rd फ्लोर पे रूम है बिल्कुल आमने सामने है। तो एक दिन क्या किया, फ्रिज में मुंह डाला, रसगुल्ला खाया। मैं ऊपर से बोला एक और ले लो। बोले कहां से देख रहे हो? ये है काम मन का। दूसरी बात बताओ, मन कहता है आज तो दिवाली है, एक समोसा तो बनता है। कोलेस्ट्रॉल वाले का मन। किसका मन? जिसका बाईपास सर्जरी ऑलरेडी एक बार हो चुका है। डॉक्टर बोले समोसा फाफड़ा जलेबी मत खाना, तो वो क्या करता है? मन कहता है आज तो 2 समोसे बनते हैं। बुद्धि कहती है ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हो चुकी, समोसा मत खाना। खाता कि नहीं खाता? मन कहता आज पार्टी है, 2 पैक लगा लूं। और दोस्त भी बोलते काय को डरता बीवी से, मेरी भी वो टेंटे करती, पीने बोला, पीने के बाद सारा डर निकल जाता है। मैं कहानी नहीं सुना रहा। 9:30 बजे का टाइम था, मैं अपने काउंसलिंग रूम में बैठा था, एक फोन कॉल आया। एक साहब मुझे फोन करते हैं कि कोतवाल जी मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने, आप हमारे परिवार का ध्यान रखना। मैं कहा शादी तुम करो, ध्यान हम रखें। कैसी डील है यार? मित्र था मेरा। मैंने कहा कहाँ हो तुम? तो उसने बोला मैं फलाने चौराहे पर हूँ। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा तुम एक काम करो, अगर तुमको लगा कि इस आदमी को आखिरी कॉल करनी है तो इसका मतलब तुम हमारी इज्जत करते हो। अगर ये सत्य है तो 2 मिनट के लिए आओ। बोले नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला आप मुझे मोटिवेट करो, और सारी कैलकुलेशन कर चुका हूं, अब कुछ भी होने वाला। मैंने बोला तुमने यार ऐसा क्या कर डाला? 2 मिनट आओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ ब्रिज पे छोड़ के आऊंगा, फिर तुमको जो मर्जी है वो कर लेना। वहां आया वो। मैंने उसको पूछा रिकॉर्डिंग चल रही है? नहीं तो उसको लगा हाँ जहां जाते हो मेरी उड़ाते हो। ठीक है, अच्छा हुआ क्या फिर? चलने दो, मैं नाम नहीं लेता। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, किस बात से मतलब झगड़ा हुआ, ये सारी बातें हुई। बोला देखो मेरी पत्नी की और मेरी जो शादी थी ना, एक एग्रीमेंट पे हुई थी, और वो एग्रीमेंट ये था कि तुम जिंदगी में कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी, शराब नहीं पीनी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की शराब पी पी के। दैट वाज द एग्रीमेंट। और ये 15-20 साल एग्रीमेंट पे चला। पर एक दिन पार्टी में दोस्तों ने बोला कैसा आदमी बीवी से डरता है, तो पैग लगा लिया। पैग लगाया तो घर में ऐसा तांडव हुआ इस बात पे कि अब इसको सुसाइड थॉट आ रहे। तो मैंने पूछा जब तुझे मालूम है कि तेरी बीवी को ये पसंद नहीं है तो क्यों पिया? बोला मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब समझ में आया कैसे भ्रष्ट करता। दूसरी बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर एक्स, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है ना इसलिए, तो वो मुझे कहते हैं कोतवाल साहब जब तक 2 पैग ना लगाऊं ना तो कलम नहीं चलती, डायग्नोसिस नहीं होता। बोले प्रॉपर, सेम शब्द बोले उसने। और आपकी सरप्राइजिंग के लिए बताऊं, 52 साल की उम्र में ये फिजिशियन साहब इतने इंटेलिजेंट, लीवर सिरोसिस से उनकी डेथ हुई। आपको पता है लीवर सिरोसिस कैसे होता है? तो जब डॉक्टर पी रहा है तो फिर हमारी तो बात ही नहीं है ना, फिर झुग्गी झोंपड़ी वाला क्या करेगा? ये ताकत रखता है आपका मन, बुद्धि की चलने नहीं देता। अब सवाल ये है कि जब बुद्धि के पास इतनी समझ है तो मन क्यों इसको ओवरटेक कर लेता है? क्योंकि बुद्धि के पास केवल समझ है, ताकत नहीं, इसलिए ब्रेक दब नहीं रही है। शुरू में बताया था ना कि ज्ञान से गाड़ी नहीं रुकती है, ब्रेक लगाने की जो ताकत है अगर वो नहीं है
तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है। आपका मन 80% समस्याओं को जन्म देता है। सिचुएशन को मैनेज करना है तो जन्म जब मन से हो रहा है, एक बार इसका इलाज कर लो तो 80% प्रॉब्लम तो ऐसे ही जिंदगी से। डोंट ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास मत करना, जो मैं कह रहा हूं एक बार करके देखना, फिर देखना ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूं। समझ में आया? अब हमको क्या करना है, हमने मन का इलाज नहीं करना, इसका इलाज है ही नहीं इस दुनिया में। हमने इलाज किसका करना? बुद्धि का। बुद्धि के पास ज्ञान सारा है, बस इसे ताकत मिल जाए ना तो मन की औकात नहीं है कि अपनी मनमानी कर सके। कैसे ताकत मिलेगी? ध्यान लगाने से। संस्कार लिखा हुआ है यहां, ये किसने बोला? कैसे? ध्यान लगाने से। कैसे मिलेगी? आप मुझे एक बात बताइए, विटामिन डी चाहिए तो कहां बैठते हैं आप? सूर्य की किरणों के नीचे। और जब आप सूर्य की किरणों के नीचे बैठते हैं तो कहते हैं कि हे सूर्य देवता विटामिन डी देना, नहीं मांगते ना? ये उसका कर्तव्य है, बस एक काम आपको खाली करना उसके नीचे, बस यही है ध्यान। ये हम करते नहीं हैं, इसलिए इन सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। बस खाली मेरी बात पे विश्वास आपने 3 महीने करके इस काम को करना है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपको एक नया स्लोगन कहता हूं, आप सिर्फ हमको 3 दिन दो। कितने दिन? 3 दिन, आधा घंटा। दीदी आपको राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराएगी। अगर उन 3 दिनों में आपका जीवन ना बदले, मैं लिखित में गारंटी ये काम छोड़ दूंगा। ट्राई करके देखना। अब फिर से बोल रहा हूं, मुझ पे विश्वास मत करना, करके देखना कि ये सच में अपना असर दिखाता है या नहीं। अब उठाओ हाथ, कौन कौन करेगा? सबसे बड़ा रोग, हाँ तो उनकी मत सोचो, जिसको लग रहा हाथ उठाओ ना। अच्छा 1 2 3, ये ऐसे क्यों उठा रहा हूं? पक्का नहीं है, ऐसे उठाओ ना, है ना? हाँ जी, ये ऐसे कर दिया जल्दी कि इधर वादा कर रहा हूं मैं। नहीं, सीरियसनेस। मैं कहता हूं बस सिर्फ आधा घंटा। कितना स्नेहल दीदी? केवल आधा घंटा। 3 दिन आपने ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है। कितनी उम्र हो गई आपकी? सॉरी कितना होता है? 47 ईयर्स से आप अपने तरीके से जी रहे हैं ना, तो फिर 3 दिन के आधे घंटे हमको दे दो ना। आता हूं मैं, प्रॉमिस ना? ओके, बस सिर्फ 3 दिन के आधे घंटा, पौना घंटा आपने देना है। अगर आपका जीवन न बदल जाए तो कहना, ठीक है? तो ये राजयोग का पूरा जो कोर्स है वो स्नेहल दीदी आपको कराएंगे कल से परसों से, जैसे वो अभी बताएंगे 2 मिनट में आपको। बस मेरा टाइम पूरा हो गया है। तो मेरी आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने बच्चों के साथ, डजंट मैटर उनकी उम्र कितनी है, क्यों? बच्चा शरीर से छोटा है, अब वो छोटा नहीं रहा। क्यों? आज जो 3 साल बच्चे के पास ज्ञान है वो आपको 27 साल के बाद मिला था। ठीक है जी? तो वो सिर्फ शरीर से आपको बच्चा दिखाई देता है। आप उसको मोबाइल को वो सारे फीचर जानता है, आपको पता तक नहीं। तो अपने बच्चों के साथ, क्यों? यही है समस्याओं का समाधान। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, जिस प्रकार की समस्याएं मैंने आपके सामने रखी। और अगर आप उनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो ईश्वर करे कि आप बहुत जल्द उन समस्याओं से पार हो जाएं। बस थोड़ा धीरज रखना और जो मार्गदर्शन आपका हो रहा है वो मार्गदर्शन पे पूरा चलना और अपने जीवन को और बेहतर बनाना। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद दिल से करता हूं कि आप लोग आए, आपने मुझे मौका दिया जो मैंने जीवन में अनुभव किए आपके साथ साझा करने के लिए। तो आखिर में शीला दीदी जी, हमारी स्नेहल दीदी जी, इनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और आप देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें, और वो भी प्रैक्टिकल बातें आपको सुनने के लिए मिली। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि एक जोरदार कर्तव्य ध्वनि से दीदियों का धन्यवाद करेंगे। और दीदी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो आज हमने सीखा है वो हम अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे और अपने जीवन में एक बदलाव ला करके जरूर दिखाएंगे। तो अब स्नेहल दीदी 2 मिनट आपको बताएंगे कि कैसे राजयोग कोर्स करना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग जो है आप प्लीज बताइएगा।